नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीधर है। मैं एक शराबी हूँ। हाय श्रीधर हाय। भाई। हाय एवरीबॉडी। आज शराब नहीं पिया हूँ। आज 15 जनवरी 2022 शनिचर रात को 9:15 बज गए हैं। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इस ग्रुप में आपने मुझे अपने अनुभव कथन करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। ये सेवा के लिए मुझे मौका दिया, ये आभारी हूँ। आपने दो चीज़ें बताई थी सब लोगों को कि भाई जब बात चालू है, शेयरिंग चालू है, तो जरा ऑडियो आपका बंद रखो। और एक सुझाव मेरी तरफ से आप बीच बीच में देते रहना, वो ये है कि हर आदमी आता है और पोस्ट करता है गुड इवनिंग एवरीबॉडी, और वो इत्तला करना चाहता है सबको कि मैं आ गया हूँ भाई। लेकिन वो फिर इधर एक लाल चिन्ह दिखाई देता है, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। पता नहीं मैं बुढ़ा हो गया इसके लिए होता है ऐसा कि क्या, पता नहीं। लेकिन अगर हर आदमी को आप आने के बाद में ये सब बताने की जरूरत नहीं है ना, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, फिर भी चलते रहता है। ठीक है, चलेगा। चलो, हम लोग बात कर रहे हैं कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का पहला कदम तो यही बोलता है, वी एडमिटेड वी आर पावरलेस और अल्कोहल, दैट आवर लाइव्स हैड बिकम अनमैनेजेबल। शराब के सामने हम हार चुके हैं। ये पहला भाग है, पहला एरिया है। और दूसरा एरिया जो अनमैनेजेबिलिटी है उसको बाद में देखेंगे हम, क्योंकि दोनों में टेंस का फर्क है। वी एडमिटेड वी आर पावरलेस और अल्कोहल, वेयर पावरलेस मतलब हो गया, कहानी खत्म हो गया ऐसा लगेगा हमको। वेयर पावरलेस और अल्कोहल। और दूसरा जो हिस्सा है, दैट आवर लाइव्स हैड बिकम अनमैनेजेबल। हैड बिकम, हैड बिकम मतलब ये कंटिन्यूअस पास्ट टेंस है। जो अंग्रेजी जानने वाले मेरे से होशियार लोग यहाँ पर रहेंगे तो वो देखेंगे कि ये इसमें फर्क है करके। तो हमको अब पहले हम देखेंगे, हमने स्वीकार किया कि हम शराब के सामने शक्तिहीन थे, बराबर, पावरलेस और अल्कोहल। तो बिल डब्ल्यू ने हमको कई जगह पे ये पावरलेसनेस का मतलब, और ये शराब कैसे बंद होती है, जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हर बंदा आता है तो होता क्या है उसके बारे में। तो 12/12 कहता है कि दो चीजें जरूरी है। एक तो मेरा अहंकार कम होना चाहिए, स्वतःचा ताठा उतरवणे, मराठी में कहा है उसने। 12 पायऱ्या 12 रूढ़ी किताब जो हमारी है, 12/12, 12 स्टेप्स 12 ट्रेडिशन, उसमें पहले कदम का जो निबंध है उसमें बिल डब्ल्यू ने दो चीजें बताई है। एक ये है आत्मविश्वास वर्सेस संपूर्ण पराभव। दूसरी चीज है स्वतःचा ताठा उतरवणे, और तीसरी चीज है तळ गाठणे। तो ये जो हिटिंग द बॉटम कहा गया है कि बस भाई मेरी ये जो दीवा कुआं है, ये कुआं नीचे नीचे जा रहा हूं मैं, एक एक कदम उतर के। लेकिन इसका खत्म कब होगा पता नहीं मुझे। मेरी शराब पीने की वजह से मेरी तबीयत की वाट लग गई, घर वालों ने हकाल दिया, बस स्टैंड पे सोने लगा, दोस्त लोग बोलना बंद कर दिया। एक दोस्त था मेरा, ईमानदारी में मेरे साथ था, उसने बोला कि चल अपन ऐसा करेंगे, अगली बार जब संडे को मिलेंगे अगले हफ्ते में, वो तो बम्बई में जाता था, भिवंडी से रोज काम करने के लिए रहता था। चलो अगले संडे को मैं आऊंगा तब हम साथ में पियेंगे। तो दोनों प्रॉमिस कर दिया, बहुत जिगरी दोस्त थे हम लोग। मैंने उसको प्रॉमिस कर दिया कि सिर्फ संडे पीऊंगा। लेकिन एक दो हफ्ता ये चला सिलसिला, फिर तीसरे हफ्ते मैंने बोला अरे सॉरी यार, मैं बीच में बुधवार को पी लिया, मेरे को मैं नहीं कंट्रोल कर पाया। तो बोला ठीक है चलो अगले हफ्ते देखेंगे। फिर एक बार मैंने सुनी उसकी, संडे टू संडे हो गया, फिर एक बार बीच में बुधवार हो गया, गुरुवार हो गया। बाद में उसको समझ में आ गया कि ये कुत्ते की दूम है ये तो टेढ़ी है, ये सीधे नहीं होने वाली। और बिल डब्ल्यू ने हमको कहा कि आत्मविश्वास, मैं थोड़ी पी के चुपचाप बैठ सकता हूँ, पहले मैंने ऐसा किया है, आज भी मैं ऐसा कर सकता हूँ। और आत्मविश्वास के अपोजिट में है संपूर्ण पराभव। हमने मान्य किया, स्वीकार लिया कि हम शक्तिहीन है। तो ये करने के लिए पहला तो मेरा अहंकार मुझे समझ में आना चाहिए ना भाई। पहला कदम इसलिए हम लोग वर्कशॉप भी कर रहे हैं अभी कि मेरे अनुभव से मुझे बार बार ये समझ लेना है कि नहीं होगा भाई यार। पहले किया था, पता नहीं हार गए थे, क्या हुआ था पता नहीं, लेकिन अभी तो नहीं होगा ऐसा लगता नहीं मुझे। तो मेरा अहंकार जो है उसको कम करना है। और कम कब सा होगा, या तो जितनी धुलाई हो गई वो बस हो गई भाई यार। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की पहले मीटिंग में मैं आया तो मैं तो यही बोल रहा था कि मी खराब आहे पण तेवढा खराब नाही, तुमच्या एवढा खराब नाही। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की पहले मीटिंग में हर बंदा यही सोचता है दिमाग में कि
मेरी धुलाई तो हुई है भाई, इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, लेकिन जितनी आप लोग बोलती है ना उतना नहीं। मैं तो बेवड़ा हूँ लेकिन तेवड़ा नहीं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आते समय मैं यही सोच के आया था कि मैं कई मीटिंग कहे सुनने के बाद में मुझे ये दिमाग में आता था कि ये अपने बारे में नहीं हुआ, ये अपने बारे में। तो बिल डब्ल्यू ने 12/12 में कहा कि जितना हुआ बहुत हो गया भाई, आई हैव हिट द बॉटम। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का 12/12 में बिल डब्ल्यू ने 1935 में ये किया, और फिर 49 में जब किताब लिखा तब ये कहा कि ये 3 चीजें जरूरी है। और 12/12 में जो कहा था वो तो बाद में कहा, बिग बुक में हमको डॉक्टर सिल्कवर्थ ने भी तो बताया है कि मुझे कोई अच्छा टर्म मिला नहीं, इसके लिए मैं एलर्जी बोलता हूँ उसको। और थोड़ी पियो ऑब्सेशन होता है, और फिर एलर्जी होती है, सो साइकोसोमेटिक डिसीज है। बिल डब्ल्यू ने अपने कहानी में भी वही बताया है, मैं कैसे पीने जाता था और क्या धुलाई होती थी मेरी। फिर चैप्टर 2 में देयर इज अ सॉल्यूशन, इसके ऊपर उपाय है, इसमें भी उसने बताया। ऑब्सेशन क्या है बताया है, और एलर्जी क्या है ये भी बताया है। जलते हुए स्टोव पे हम अगर हाथ रखेंगे तो झटका तो लगने वाला ही है। उसके बाद में मोर अबाउट अल्कोहलिज्म चैप्टर 3 में दिया है कि फालतू में कारण कोई रहेगा, कोई भी कारण नहीं था पीने के लिए। मेरी दादी जो थी ना, तो मेरे को रोज पूछती थी काय को पिया। मैं बोला तेरा बेटा जो है, मेरा बाप एड़ा है, उसको अक्कल नहीं है, तो उसकी वजह से पिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और एक दिन ऐसे रोज चलता रहा, 4 8 10 दिन, और फिर 11वें दिन में फिर बोला आज कुछ कारण नहीं था। उसने एक मेरे को सन के लापा लगा दिया, बोले वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई कारण नहीं है, तुम ऐसे ही पागल जैसे पी रहे हो। तो वो जो कह रही थी उसमें बीमारी उसको समझ में नहीं आई थी, मुझे भी समझ में नहीं आई थी। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जब मैं आया तब मेरी समझ में आया कि यार ये क्या हो रहा है। इसीलिए लिविंग सोबर किताब जो अपनी है उसमें वो बार बार बताता है कि लास्ट ड्रिंक, हमने पहले मीटिंग में पिछले हफ्ते में देखा था कि लास्ट ड्रिंक, उसको लास्ट ड्रिंक नहीं बोलता है, वो लास्ट ड्रंक बोलता है। तो लास्ट ड्रंक याद करो बोलता है कि आखिरी बार जब पिए थे ना तब क्या हुआ था। और इसीलिए हमने पहला सवाल जो लिया था कि भाई आखिरी शराब पिया तो क्या हुआ। और मैंने ये कहा था कि भाई जो नए नए बंदे हैं वो ज़्यादा ईमानदारी में बोलते हैं, मतलब हम लोग बेईमान है ऐसे नहीं है 32 साल के बाद में, लेकिन श्रीधर जितना ऑनेस्ट पहले दिन था उतना ऑनेस्ट अपने स्टोरी के बारे में 32वें साल में नहीं है। ये तो सच्चाई है, कम कम ऑनेस्टी कमती हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा फर्स्ट स्टेप के बारे में, तो जो लोग 1 साल के कम है, 90 दिन के पहले कम है, 2 साल 3 साल 5 साल से कम है, उनको बोलता हूँ। आज ओल्ड टाइमर तो है ही, उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हीं की बदौलत से तो ये सब चल रहा है भाई। उन्होंने तो दरवाजा खुला रखा है, इसके लिए चल रहा है। तो ओल्ड टाइम में भी शेयर कर सकते हैं। शेयर क्या करना है हमको, शेयर यही करना है कि मैं जब शराब पीने जाता हूँ तो क्या होता है। हर आदमी ने आज की मीटिंग में, अभी कितने लोग हैं, 60 लोग हैं, हर आदमी को पहले कदम के बारे में यही सोचना है, चाहे कितने भी साल सोबर है। अभी मैं तो 32 साल हूँ, मेरे से ज्यादा सोबर वाले भी लोग ये मीटिंग में है, 40 45 50 साल वाले भी अपने यहाँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मेंबर है। पॉल करके इसका दादर ग्रुप का एक मेंबर है, 50 साल भी हो गए, उससे ज्यादा हो गया उसको अभी। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं चाहे कितने भी दिन शराब से दूर हूँ, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं आया तो मैं यही पूछ रहा, भाई करने का क्या है। तो बोले कुछ करने का नहीं, खाली सुनने का है। तो बोला ऐसा सुनने से कैसा शराब छूटेगा यार। तो बोले नहीं हम लोग का तो छूट गया, तू देख तू कोशिश करना, तेरी भी हो सकते है छूट जाएगी। तो ये सुनते सुनते मेरे दिमाग में कुछ तो चलते रहता था। जब मैं दूसरे की कैसेट सुन रहा था तब मेरी कैसेट रिवाइंड होके मैं बजा रहा था, और मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था कि इसके बारे में, रवि के बारे में ऐसा हुआ, इसके बारे में ऐसा हुआ, मेरे बारे में हुआ है कि नहीं हुआ है भाई। ये देखने की मैं कोशिश करता हूँ। आज भी हम लोग पहले कदम जब भी याद करेंगे तब हमको याद करना है बिल डब्ल्यू ने हमको क्या बताया। ये एक बीमारी है, मन कहता है थोड़ी पी, शरीर के टाइट होने तक पी। अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज तो भाई बिग बुक के पहले पन्ने पे ही लिखा है कि एक समय आता है जब हमको पीना पड़ता है, और ये फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, पहले घूंट से दूर रहना है। और ये सब कुछ चल रहा है अपना 12 कदम, आपका रिकवरी प्रोग्राम और सर्विस और
कॉन्सेप्ट्स, ये सब इसलिए चल रहा है कि मुझे शराब से दूर रहना है। तो शराब से दूर रहने के लिए मुझे अपने आप का, मेरा अहंकार खत्म करना है। अहंकार कब खत्म कर होगा मेरा? जब मेरे को सच्चाई मालूम पड़ेगी। क्या सच्चाई मालूम पड़ेगी? कि शराब पी के मैंने क्या क्या किया है, और इसीलिए मुझे अलग अलग एंगल से मेरा शराब पीने का जो पीरियड है उसको याद करना है। ऐसे में अगर किसी ने मुझे बोलता था चल 1981 से पीना चालू कर दे, चल लिखना चालू कर दो, तो हो सकता है मेरे को याद नहीं आता था। लेकिन अलग अलग सवाल के बारे में जब मैं सोचने लगा, तब मेरे दिमाग में आने लगा कि अरे हाँ यार, ये सही बात है, ये ऐसा अनुभव मेरे पास तो है ही। तो मैं जब ये सोचने लगा, तब मेरी समझ में आया कि ये क्या हो रहा है। और फिर मैंने अपने आप के बारे में बार बार मैं ये करते गया, और फिर मेरे जो सवाल थे उसका जवाब मेरे को आते गया, और मैं पक्का बेवड़ा हूँ करके मेरे को समझ में आया। तो पहला सवाल जो था वो, जैसे बिल्डअप ने बताया, लास्ट ड्रंक। और दूसरा सवाल जिसके बारे में हम पिछले बार शुरू करे थे, अभी भी किसी को अगर शेयर करना है, दूसरा सवाल है क्या मैंने झगड़ा किया, क्या क्या मैंने मारा मारे की है। अरे मैंने मेरे एक दोस्त को फाइट मारा था पीछे से ऐसा, तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया यार। वो पहलवान था दोस्त मेरा, मैंने उसको गुस्से में आके पीछे से एक ऐसा मुक्का मारा था, तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। अब फ्रैक्चर होने के बाद में कोई भी शाना आदमी क्या करेगा भाई? डॉक्टर के पास जाएगा, दवा गोली खाएगा, क्या हुआ है देखेगा, एक्सरे निकालेगा। मैंने तो, मेरे कदम चल रहे थे, थोड़ी शराब पी थी और पीनी थी, एलर्जी मुझे बैठने नहीं देती थी, तो मैं जैसे जैसे जाने लगा तो ज़्यादा दर्द होने लगा मेरे को। और जैसे जैसे ज़्यादा दर्द होने लगा, तब मैंने क्या किया, वो जो बॉक्स होता है ना, आइस बॉक्स होता है, वो आइस बॉक्स के अंदर उंगली डाल के रखा मैंने। और आइस बॉक्स के अंदर उंगली डालने के बाद में मेरे को जरा वो कम हो गया दर्द होने का। लेकिन मेरा एक दोस्त था मेरे साथ में, वो पैरामेडिकल था, उसने देख के बोला कि अरे ये फ्रैक्चर हो गया है। तो मैं बोला अभी देखेंगे, कल देखेंगे बेंच, अभी पहले पीने दो मेरे को। तो मैं पीते रहा। फिर पीने के बाद मैं घर पे गया, नशे में था, टाइट में सो गया। दूसरा दिन सुबह वापस दर्द होने लगा, फिर मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला क्या हुआ? फिर एज यूजुअल बेवड़ा झूठ बोलता है, तो मैंने भी झूठ बोला। मैं बोला साइकिल पे से गिर गया। अब मैंने जिंदगी में कभी साइकिल चलाया नहीं था तब तक, भैंचो पिछले 10 साल में साइकिल नहीं चला था, लेकिन झूठ बोला मैं, साइकिल पे से गिर गया था। डॉक्टर हंसने लगा, क्योंकि डॉक्टर को समझ में आया इसको शराब का बास तो आता है ना भाई दूसरे दिन सुबह। तो डॉक्टर बोला कि ठीक है भाई, एक्सरे निकाल के आओ। तो मैं एक्सरे निकाल के लेके आया, बोला हेयरलाइन फ्रैक्चर है, डालना पड़ेगा प्लास्टर। प्लास्टर डाला, गले में हाथ डाला। अच्छा, अब ये झगड़ा मारा मारी करके के बाद में प्लास्टर हुआ, तो अब मुझे तो अक्ल आनी चाहिए ना कि दारू पीने के बाद मैं झगड़ा करता हूँ, झगड़ा करने के बाद मेरा प्लास्टर हो गया हाथ में, और मुझे अभी चुपचाप बैठना चाहिए, लेकिन मैं वो राइट हैंड का प्लास्टर लेके शराब पीने के लिए घुस जाता था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मेरे समझ में आया कि भाई मैं बार बार शराब पीने जाता था, क्योंकि मेरे ये दिमाग में ये आता ही नहीं था। मेरा अहंकार मुझे हमेशा यही बोलता था, आज नहीं पिएगा तो टाइट नहीं होएगा, आज लफड़ा नहीं होएगा, आज मारा मारी नहीं होएगा। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आते रहा, और फिर मेरे को समझ में आया कि भाई ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कैसे होता है ये देखने के लिए मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आना पड़ा। और जैसे जैसे मैं मीटिंग में आते गया, मेरी समझ में आया कि ये जो 20 सवाल दिए, उसमें अलग अलग तरीके से उसने घुमा फिरा के तीन ही चीजें पूछे हमको। एक तो ये पूछा है कि वॉज इट अनएक्सेप्टेबल, वॉज इट अनमैनेजेबल, और वॉज इट अनबेरेबल। ये तीन सवाल का जवाब ढूंढना है। तो अभी हमने सवाल दिए रखा है, वो ये है कि मेरा झगड़ा मारा मारी होते होते बच गया, जो भी था। इसके बारे में जिसको भी शेयर करना है, 2 3 5 मिनट में शेयर करो फटाफट। पिछले बार जैसा मैंने लोगों को पूछा था, कुछ लोगों को, कि भाई कैसा मीटिंग रहा, तो बोले बढ़िया रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही फॉर्मेट चलने दो। फटाफट लोग अपने अनुभव बताएंगे, 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में, ज्यादा ही ज्यादा। और आज का सवाल यह है कि झगड़ा किधर किया, मारामारी किधर किया, एक्सीडेंट हुआ क्या, फाइटिंग हुआ क्या, उसका अंजाम क्या हुआ, और उसके बाद में शराब बंद हुई कि नहीं हुई। चलो, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम श्रीधर है, मैं शराबी हूँ, 32 साल सोबर हूँ। पहले कदम का कार्यशाला लेने के लिए आप लोगों ने मुझे सेवा करने का मौका दिया, इसके लिए आभारी हूँ। ओवर टू मॉडरेटर, मेंटोर जो ग्रुप का है, रवि भाई और बाकी सब टीम जो है वो
आज का सवाल, अभी का सवाल जो है वो ये है कि झगड़ा किया क्या, मारामारी किया क्या और उसका अंजाम क्या हुआ। ओवर टू द ग्रुप मेंटोर मॉडरेटर। थैंक यू। थैंक यू श्रीजय भाई। दोस्तों प्लीज 2-3 मिनट के लिए अपनी अपनी शेयरिंग करिए कि दारू पीने के बाद, शराब पीने का झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद क्या हुआ। दोस्तों प्लीज। नमस्कार मित्रांनो, मी दारुड्या संतोष. संतोष भाऊ, पण ईश्वराचीच कृपा म्हणून मी आज येत राहतो म्हणूनच म्हणू शकतो की अक्षरशः आपण दारूची गरज आहे. चांगलं जीवन जगण्याचा प्रयत्न करतो. मित्रांनो, दारू पिऊन जे मी एका लग्नाला गेलतो मित्रांनो, दारू फुल झालती आणि माझ्याविषयी मोटरसायकल होती, माझ्या परिवाराचे सगळेच लोक होते आणि एका मुलाला घेऊन मी रस्त्याने येत होतो मित्रांनो. पोटात दारू होती, गड्डे वगैरे काही मला समजायचं नाही. एवढ्या स्पीड मध्ये गाडी होती की माझा मागचा मुलगा पडून गेला. असं 500-600 मीटर मी समोर चालला गेलो. मी आपल्या मनातल्या मनात बाबू धरून राह रे, बाबू धरून राह रे, बाबू धरून राहायचो रे. पण बाबू काही बोलायचंच नाही मागचा माझा, कारण माझ्या पोटात दारू होती मित्रांनो. मी मागा हात फिरून लावतो मित्रांनो गाडीच्या मागं, तर माझा मुलगा नव्हता, तो पडला होता. त्याचं होठ फाटलं होतं, डोळ्याचं बुबुळ पूर्ण खालता आलं मित्रांनो. देवाची कृपा की मागून कोणती गाडी आली नाही आणि तो आपलं बुबुळ दाबून तोंडाला हे हात लावून माझ्या जवळ आला. मी मागं फिरून पाहतो मित्रांनो, मी पण गाडी घेऊन पडलो. पैसे गिसे तर काय नव्हते. घरी आलो, दवाखान्यात नेलं. दवाखान्यात म्हणजे पैसे जमा करा. बायकोची पोत होती मित्रांनो, पोत विकली आणि दवाखाना केला. त्यानंतर मला या सुंदर संगीताने अशीच मी याच्या जीवन राहिलो. आजपर्यंत मला मागं पाहण्याची जरूरत पडली नाही. चांगलं जीवन जगण्यात. धन्यवाद. थैंक यू संतोष भाऊ। दोस्तों और कोई भाई 2 से 3 मिनट शेयर करना चाहते हो तो करिए प्लीज। नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव विनायक आहे. मी एक भाग्यवान दारुडा आहे. एक सुंदर संगत बांधव माझ्यासाठी करत असलेली प्रार्थना, लिटरेचर थोडा समजून घेण्याचा प्रयत्न. तुम्ही बांधवांचं महाराष्ट्र, तुमच्या आशादायक विचार आणि तुमचे जिवंत अनुभवाच्या पडाव कमीत कमी आजचा दिवस दारूच्या विषयाने घातक लांब. मित्रांनो, आनंदी आहे, मजेत आहे, जिवंत आहे मित्रांनो. आणि भांडणाचा संबंधी मला एकच आतापर्यंतचा अनुभव म्हणजे थोडक्यामध्ये आहेत तसे बरेच, पण आठवणारा आणि त्याच्यामुळे क्रिटिकल वेळ आलेली असा होता की एकदा रोडवरून मी सुसाट गाडी चालवत होतो आणि एका चौकामध्ये एका ऑटोवाल्याला कट मारला असं त्याचं म्हणणं आलं आणि परत त्यानं माझ्या समोर येऊन ऑटोला आला. मग त्याला म्हणलं, मी त्याला काहीतरी घाणघाण शिवा देत होतो मी त्यावेळेस, आणि पोलीस चौकी बाजूलाच होती. तर त्यानं पिलेलं नव्हतं त्यानं, आणि मी पिलेला होतो त्यावेळेस. आणि भयंकर त्यानं मला त्या ऑटोमध्ये बसवलं आणि बाकीच्याला जमा केलं त्या ऑटोवाल्या लोकांना, आणि चला म्हणे आता याला घेऊन आपण पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊ, ना दारू पिऊन गाडी चालवली आणि मला शिवा दिल्यात. पण मित्रांनो, तितक्यामध्ये एक ओळखीचे म्हणणं होते, पण त्यातले काही एक दोन जरासे जे की त्यांना लक्षात आलं की हे पिलेलं भरपूर आणि याला पिण्याच्या नादामध्ये झालेलं आहे काय की. पण त्यातले 1-2 जणांना दुसऱ्या एका ऑटोमध्ये मला बसवलं, चल म्हणे दुसरीकडं, नाही तर हे तुला घालतात म्हणे पोलीस स्टेशनमध्ये. मग मी काय बोललोच नाही. मी त्यांच्या मागे गपचूप माझी गाडी साईडला कोपऱ्यात लावून ठेवली. त्यांनी चावी त्यांच्याकडेच होती आणि मी त्या दुसऱ्या ऑटोमध्ये बसलो. मित्रांनो, त्यांनी मला थोडं दूर घेऊन गेले. मला म्हणे आता त्यांच्याकडे वापस नेले तर 5 आपलं पोलीस स्टेशनमध्ये टाकतात म्हणे, आम्हाला 5,000 दे म्हणे, तुला कुठं पाहिजे नेऊन सोडतो, तुझी गाडी पण आणून देतो, असं काहीतरी बोलायला लागले. मी तयार झालो मित्रांनो त्यावेळेस, कारण मी माझी फाटली होती त्यावेळेस. आता काय खरं नाही म्हणलं, सर आपण 2 वाजले, दुपारचे 2 वाजले तर, आणि पोलीस स्टेशनच्या समोरच आपण हे कुटाणा केलेला आहे. माझी पूर्ण उतरली म्हणण्यापेक्षा गुंगीतच असेल, पण माझ्या लक्षात येऊ लागलं आता काय होणार आहे माझ्यासोबत. मित्रांनो, मी त्या आमच्या एका कलिगला फोन केला, ऑफिसच्या पोराला. त्याला म्हणलं, यार 5,000 अकाउंटला ट्रान्सफर करू म्हणलं अर्जंट, असा कुठं झालं. पण ते तिथं बाजूलाच ऑफिस असल्यामुळे ते आले सगळेजण. आणि मित्रांनो, तसं काही झालं नाही. त्या पोरांनी परत मला म्हणे जाऊ द्या म्हणे, जा म्हणे, त्याच्यानंतर पुन्हा असं टोल्याला न्यायला काही म्हणत जाऊ नका, आमचे पोरं काही आगाऊ असतात, असं तसं काहीतरी बोलले आणि ते निघून आलो. मित्रांनो, म्हणजे असे हे इथं मला काही झालं नाही याचा अर्थ असा नव्हता की माझं तिथं आध्यात्मिक अवनीती झालं नव्हती, पण याच्यापेक्षा बरेच असे वाईट अनुभव आहेत मित्र, पण ते इतके क्लिअर आठवत नाहीत यावेळेस. धन्यवाद चेअरमन साहेब, मला बोलण्यास संधी तुम्ही ऐकून घेतल्याबद्दल. धन्यवाद भाऊ। नमस्कार मित्रांनो, मी एक दारुड्या प्रमोद प्रमोद भाऊ। मला
दोन अनुभव आठवले. मी एक वेळा दारू प्यायला गेलो, एका माणसासोबत जाऊन सने दारू पिली, बियर पिली आणि तिथं जाऊन सन्या हाय प्रमोद. हाय तिथं जाऊन सन्या काहीतरी थोडा तमाशा केला, थोडं आठवतं. त्याच्यानंतर मित्रांनो माझ्या जीवनामध्ये जेव्हा मी त्या गाडीवर बसलो, त्या माणसासोबत आलो, पूर्ण ब्लॅकआउट स्टेजपर्यंत घरी आलो. कसं आलो का आलो माहित नव्हतं. घरी येऊन झोपलो. घरी येऊन झोपल्यानंतर मग मित्रांनो घरचे पुरे वातावरण पूर्ण खराब झालं होतं. निराशमय जीवनामध्ये होतं. त्याच्यानंतर मित्रांनो एक अनुभव आठवते का मी दारू पिऊन आलो आणि घरी येऊन जसं आता भाऊनी म्हटलं का शिवा वगैरे दिल्या, मी का शिवा दिल्या का नाही माहित नाही मित्रांनो, मला ते आठवलं नाही. मी लहान मुलाला मारलंही वाटते. असा काहीतरी कार्यक्रम केला घरी. आणि मित्रांनो मोठा मुलगा अभ्यास करत होता, मी शिवा देत होतो. मोठा मुलगा आला आणि त्याने मित्रांनो मला 2 थापडा मारून दिले. मित्रांनो ते वेळ रात्रीची होती आणि मी थोडा पिऊन होतो. पिऊन असल्यामुळे मित्रांनो पूर्ण वातावरण हे झालं. नंतर मित्रांनो दुसऱ्या दिवशी सकाळी मुलावर मी चिडलो, म्हणलं मला मारलं तुम्ही. या सगळ्या गोष्टी जेव्हा मी मित्रांनो त्यांना सकाळी बोललो तर ते म्हणे तुम्ही एवढ्या घाण शिवा दिल्या. नाहीतर पप्पा म्हणे कोणता मुलगा तुम्हाला मारल म्हणे, त्या तुमचे संस्कार चांगले नाही का म्हणे. मित्रांनो त्यांनी जेव्हा मला म्हटलं किंवा मला माफ करा, मी मित्रांनो आपल्या जिद्दीवर लटकून राहिलो आणि त्याला काही माफ वगैरे केलेलं नव्हतं. तर म्हणून मित्रांनो मला ते फक्त 2 अनुभव आठवले मित्रांनो. त्या दिवसापासून मित्रांनो मी आज दारू पिलो नाही आणि सुखी आणि समाधानी जीवन जगण्याचा प्रयत्न करताय. धन्यवाद भाऊ. पण मित्रांनो मी एक सांगू इच्छितो, हॅलो मित्रांनो, त्याच्यामध्ये एक सांगू इच्छितो की जे सगळी चुकी झाली होती, मग मी निरीक्षण करून पाहिलं, आपल्या जीवनामध्ये पडताळून पाहिलं मित्रांनो, त्याच्यामध्ये सगळं काही ते जे बी काही कारण होतं ते सगळं काही माझ्या चुकीमुळे होतं. कुणाला वाटत नव्हतं की माझ्या मुलगा मला मारेल 2 थापडात. मित्रांनो जेव्हा मी स्वतःला पडताळून पाहिलं, स्वतःहून मित्रांनो विचार केला, तेव्हा मला माहित होतं की सगळं याच्यामधलं जे कारण होतं ते मी होतो. माझ्यामधला जो मीपणा होता तो होता, किंवा माझ्यामधले जे दारू होते ते होते. म्हणून मित्रांनो म्हणू शकतो आज दारू पिलो नाही आणि एक चांगलं जीवन जगण्याचा प्रयत्न करताय. आणि मित्रांनो मी त्यापासून विचार केला की कोणावर चिडायचं नाही, कोणावर रागाचं नाही. आपल्या मित्रांनो जेवढं काम आहे तेवढं काम करायचं, आता मित्रांनो आपण शांत राहायचं. धन्यवाद मित्रांनो, बोलण्याची संधी दिली याबद्दल मी तुमचे खूप खूप आभारी आहे. धन्यवाद भाऊ. हेलो. बोला भाऊ बोला. नमस्ते भाइयों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम अजय है. हाय अजय भाऊ. हाय. माझ्या जीवनातला एक प्रसंग मला आठवला की एकदा ऑफिस मधून माझ्या बाईकचा पेट्रोल संपलेला होता आणि ते पेट्रोल घ्यायसाठी म्हणून मी पेट्रोल पंपावर गेलो. तिथे काही मित्र मिळाले, त्या मित्रांसोबत दारू प्यालो आणि दारू पितच बसलो. संध्याकाळ केव्हा झाली वेळेचा पत्ताच नाही लागला. आणि शेवटी जेव्हा मी ऑफिसमध्ये आलो तेव्हा दारूची नशा अशी काही चढलेली होती की त्यावेळेस नव्यानंच आमच्या ऑफिसमध्ये अटेंडन्स साठी असे काही बॉक्स लावलेले होते जिथे रोज आम्हाला आपली अटेंडन्स थंब लावून अटेंडन्स द्यायची होती. मी रागाच्या भरात नाही ते बोललो आणि त्या सगळे ते बॉक्स मी फोडले. मला हेही लक्षात नव्हतं की इथे सीसीटीव्ही कॅमेरा लागलेले आहेत, त्या कॅमेऱ्यामध्ये मी टिपलेला गेलेलो आहे याचंही मला भान नव्हतं. इतक्यावर मी थांबलो नाही. एका क्लास 1 ऑफिसर डीएचओ ऑफिसमध्ये नेमका डीएचओ ऑफिसचा एक कारण घेऊन कोणीतरी बाहेर धरणेवर बसलेला होता आणि माझ्या हातामध्ये पेट्रोलची ती बॉटल होती आणि त्या बॉटलला घेऊन मी त्या क्लास 1 ऑफिसरच्या चेंबर मध्ये घुसलो आणि चेंबर मध्ये घुसून नाही त्या शिव्या दिल्या आणि त्या अधिकाऱ्याला धमकी दिली, तेरे ऑफिस में ये पेट्रोल डाल के मैं पूरे ऑफिस को धड़का दूंगा. तो प्रचंड घाबरलेला होता आणि माझी कंप्लेंट करायसाठी म्हणून त्यांनी आपल्या ड्रायव्हरला बोलवलं आणि गाडीत पोलीस कंप्लेंट करायसाठी गेला होता. पोलीस कंप्लेंट करत असताना नेमका तो ऑफिसचा जो ड्रायव्हर होता तो मला खूप चांगल्याने ओळखत होता. बाबासाहेब नाव होतं त्याचं. आणि त्यांनी सांगितलं की साहेब हा पोरगा खूप चांगला आहे, आमचा युनियन लीडर पण आहे, आज तो दारूच्या नशेमध्ये आहे त्याच्यामुळे त्याच्याकडनं हा असा गुन्हा झालेला आहे, एरवी तो असा करत नाही. आणि त्या ड्रायव्हरने आमच्या साहेबांची समजूत घातली आणि त्याचा परिणाम असा झाला की माझी पोलीस कंप्लेंट झाली नाही. परंतु बरेच दिवस ते सीसीटीव्ही कॅमेरा, ते फोडलेले सगळे थंबचे हे सगळे प्रकार याच्यात मी दहशतीत होतो. त्याच्यानंतर दुसरा एक अनुभव मला आठवला
की एकदा होळीच्या दिवशी अचानक माझ्या मित्रांना मी घरी बोलवलं आणि दारू माझ्याकडली संपलेली होती. तर मी त्यांना घरी बसवून एका बंडूभाऊ म्हणून एका आमचा मित्र होता, त्याच्या घरी दारू घ्यायसाठी गेलो आणि नेमका त्याच ठिकाणी माझा जो विरोधक होता तो तिथे बसलेला होता आणि होळीच्या दिवशी बोलले जाते की दुश्मन भी गले मिल जाते है. तर नेमका त्यांनी दुश्मन भी गले मिल जाते है म्हणून मला होळीच्या शुभेच्छा दिल्या आणि एक एक पॅक प्यायसाठी विनंती केली. मी ते दारू पिता पिता इतकी दारू प्यालो की शेवटी त्याच्यासोबतच माझं भांडण झालं आणि ज्या एरियामध्ये तो भांडण झाला तो एरिया इतका भयंकर एरिया आहे आणि ज्याच्या घरी मी होतो तो सुद्धा खूप चांगला माणूस आहे, परंतु त्या दिवशी आजूबाजू शेजारी पाजाऱ्यांच्या लोकांसोबत मी नाही त्या पद्धतीनं भांडलो आणि मी घरी कसा आलो हे आजही मला समजत नाही. मी इतका ब्लॅकआउट अवस्थेत होतो की त्या दिवशी मी त्या एरियामधून गाडी चालवत माझ्या घरी कसा आलो हे आजही समजत नाही. आणि दुसऱ्या दिवशी हा सगळा प्रकार मला दुसऱ्याकडून समजला की मी कशा प्रकारे वागलो. आजही त्या गोष्टीचा मला पश्चाताप होतो आणि दारू पिल्यामुळेच मी हे ओव्हर डेअरिंगचे काम करू शकलो. आजच्या परिस्थितीमध्ये मी अशा प्रकारचं काम करू शकत नाही आणि हे दारूमुळे घडलेली घटना माझ्या जीवनामध्ये अजूनही मला बोचते, अजूनही मला त्या गोष्टीचा त्रास होतो. धन्यवाद. रविकांत भाई आवाज आ रही है? आ रही है भाई, आ रही है. नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ, नाम सुनील. मित्रांनो, मी दारू पिल्यानंतर दारूच्या ह्याच्यामध्ये माझ्या घरचा एक एपिसोड सांगतो, माझ्या कुटुंबातला, माझ्या पत्नीचा. माझी पत्नी माझं अबॉर्शन करायसाठी ते माहेरी गेली होती. बाळाची वाढ नव्हती होत गर्भाशयामध्ये, तर ती माहेरी गेल्यानंतर ती अबॉर्शन साठी गेली होती आणि मी इकडे दारू पिऊन तुल होतो. वादविवाद झाला होता, पत्नीसोबत भांडण झालं होतं आणि ती निघून गेली होती आई वडिलांच्या गावाला. आणि ही पत्नी माझी माहेरी का गेली म्हणून मी सारखं 2-4 दिवस मस्त ब्लॅकआउट स्टेज मध्ये दारू पिलो आणि 4थ्या-5व्या दिवशी मी हे माहेरी गेली म्हणून मी तिला पाहायसाठी गेलो आणि मला असं जाणवलं का ते अबॉर्शन करणार आहे, पोराची वाढ नाही होत आहे गर्भाशयामध्ये, तर ते अबॉर्शन करणार आहे. तर मी मित्रांनो त्या रागामध्ये ते दारू पिऊन एवढं मला भान म्हणजे विसरून गेलो होतो की ते पोटामध्ये ते बाळाची वाढ नाही होत आहे. एक दिवस म्हणजे असं जर राहिलं तर ते तिच्या जीवाचं काही बरं वाईट होऊ शकते एवढं सुद्धा मला भान नव्हतं. पण मला असं वाटायचं की ते बाळ जिवंत राहिलं पाहिजे म्हणून असं मला माझ्या मनामध्ये तिच्याबद्दल आणि तिच्या कुटुंबातल्या लोकांबद्दल खुन्नस होती आणि मी दारू पेत झगडा करायच्या उद्देशाने मी गेलो. मित्रांनो, रात्री गाडी मिळत नव्हती, कसा बसा 9-9:30च्या सुमारे ऑटो भेटला. ऑटोमध्ये दारू पिऊन त्या ऑटो इतका हळूहळू चालत होता की मी त्या दारूच्या म्हणजे मला असं वाटत होतं की लवकर जायला पाहिजे ऑटो आणि ते गाडी एवढी कचकच भरली होती आणि मला खूप वेळ लागला. म्हणजे 18-20 किलोमीटर जायसाठी 1 ते 1.5 तासाची वेळ त्या ऑटोने घेतली होती आणि त्या रनिंग मध्येच मी दारूचे 90 घेऊन मी म्हणजे कोरीच पेत होतो. म्हणजे एवढं मला ऑब्सेशन होतं त्या झगड्याबद्दल का तिथं जाऊन त्यांच्याबद्दल एवढी खुन्नस होती की तिथं जाऊन त्यांच्यासोबत झगडा करावा. आणि कसं 10-10:30 पर्यंत गेलो आणि ते 10-10:30 पर्यंत तिथं पोहोचलो आणि माझी घरवाली मिसेस भरती होती त्या दवाखान्यामध्ये. तिला ब्लडिंगच्या गोळ्या वगैरे दिल्या होत्या आणि ते ऑपरेशनचं चालू होतं त्यांचं प्रोसेस डॉक्टरकडे. आणि मी तिथं गेल्यानंतर त्या डॉक्टरला लोकांना मी शिवागाडी करायला लागलो, खूप वाईट शब्दामध्ये बोलायला लागलो. तिथल्या आसपासच्या लोकांना मी म्हणजे माझ्या जोरामधचं बोलणं असल्यामुळे 4-5 लोक जमा झाले. तो डॉक्टर इतका घाबरून गेला होता की एक तर तुम्ही आपल्या मुलीला घरी घेऊन जा, एक तर माझी नोकरी खाईल ना, सगळं हे होईल बा म्हणून त्या अशा याच्यामध्ये ते मित्रांनो ते कसे बसे लोक आले, जवळचे नातेवाईक. मला खूप मी त्यांच्यासोबत वादविवाद केला, सासूला शिवा दिल्या होत्या, पत्नीला काही माहित नव्हतं. पण ते याच्यामध्ये माझा आवाज तिच्यापर्यंत पोहोचला. म्हणजे दारूच्या नशेमध्ये मी एवढा झगडा केलेला होता की तिथल्या लोकांनी मला मारणंच ठेवलं होतं आणि कुठतरी मी त्या पत्नीच्या जीवाशी सुद्धा खेळत होतो. म्हणजे हे एवढं दारूनं सगळं होत आहे. हे म्हणजे दारू मला कुठपर्यंत घेऊन जात होतो की एखाद्या जीवनाच्या म्हणजे जीवनाशी, माझ्या पत्नीच्या जीवनाशी मी खेळत होतो. एक तर ते जिवंत राहिली नसती तर म्हणजे हे असं दारू पेल्यानंतर माझं एवढं म्हणजे बिकट हे होऊन जात होतं मित्रांनो. म्हणजे एवढा भयानक झगडा केला होता आणि त्या दारूच्या नशेमध्ये कसे बसे लोक आले, पोलीसवाले यायचे होते पण ते कुठतरी अनलिगल प्रोसेस होती म्हणून ते तसं काही झालं नाही आणि कुठतरी त्या लोकांनी मला तिथून बाहेर हकललं आणि त्या तेवढ्या रात्रीच्या भाषेमध्ये 12:30-1च्या दरम्यान मित्रांनो मी पायदळ मी माझ्या गावाच्या रस्त्याने पायदळ निघालो दारूच्या याच्यामध्ये त्यांच्याशी झगडा करून
आणि त्या दारूची नशेमध्ये इतकी नशा होऊन गेलेली होती की मी एका 4-5 किलोमीटर पायदळ गेल्यानंतर एका बस स्टॉपच्या मागे जाऊन झोपलो होतो. एवढं म्हणजे दारूची नशा तुल्ल चढून, म्हणजे हा माझ्यासोबत झगडा झाला. दारू पिल्यानंतर मी कोणाशी का करतो, का केलं नाही, म्हणजे हे झगड्याचं सगळं रूप ते दारू होत होतं. पण मला कळत नव्हतं की हे सगळं दारूमुळे होतं. पण इथं आल्यानंतर कुठतरी मी श्रीधर भाऊची पहिल्या पायरीचं मी वर्कशॉप केलेलं होतं वरोऱ्याला, आणि त्या वर्कशॉप मधून माझा पॉवरलेसनेस, हतबलता आणि अस्वस्थतेबद्दल खूप सारे प्रश्न मी बुकामध्ये लिहून काढलं होतं, आणि तिथून कुठतरी श्रीधर भाऊचं बद्दल मला एक अल्कोहोल घेण्याबद्दल आणखी श्रद्धा वाढली. त्यामुळे श्रीधर भाऊचं सुद्धा धन्यवाद. धन्यवाद रविकांत भाऊ. थैंक यू सुनील भाऊ, थैंक यू वेरी मच. श्रीधर भाई, हाँ बोलिए. अभी आप लेंगे कि और शेयरिंग करेंगे? हाँ, और कोई कर रहा है तो करने दो ना, जिसको करना है. अभी झगड़े वाला झगड़ा याद आता है तो झगड़े को अभी नहीं करेगा, नहीं शेयर करेगा तो घर पे नमस्ते जाके दोस्त. झगड़ा करना पड़ेगा. यस, ओके ओके. ये तो आवाज बोला. नमस्ते हेलो दोस्तों, मेरा नमस्कार नाम मित्रांनो, अंकुश है. मी मैं दारुणे शराबी विनोद. अंकुश बोलता है. हेलो. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अंकुश है. मैं एक शराबी. दोस्तों, हाय अंकुश भाई. हाँ अंकुश. ईश्वर हाय, ईश्वर की असीम कृपा, एक ही सुंदर संगत और आप लोगों के अनुभव यही वजह है कि आज शराब का जहरीला घूंट नहीं लिया और एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर. आवाज आ रहा है क्या मेरा? आ रहा है अंकुश भाई, बोलिए. दोस्तों, मेरा भी जीवन लगभग 15-16 साल का रहा है. अ, मजे के खातिर चालू हुई थी शराब, धीरे धीरे इस कदर बढ़ती चली गई कि यानी शराब पीने के बाद में मेरे साथ में आए दिन झगड़े फिसादी होते थे. जिन दोस्तों के साथ में पीता था उन्हीं के साथ में झगड़े फिसाद करता था. और कई बार वही दोस्त जिनके साथ अच्छे से रहता था तो वही दोस्त कभी घर पे आया और शराब, यानी उसने एक खुन्नस पकड़ के रखा था जो मेरे साथ में झगड़ा करना था. और वो झगड़े के इसमें मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया था, जो शराब पीने के बाद में जो झगड़ा हो गया था. मैंने मैं पहले से यानी एक डरा हुआ लड़का था और शराब पीने के बाद में मुझे ऐसी ताकत आ जाती थी कि मैं अपने दोस्तों को, बाहर के दोस्तों को बुलाकर, यानी मैंने उसको पिटवाने की कोशिश किया. 20-25 लड़के मेरे ही दोस्त थे जो आए. और दोस्तों, उस समय में जब उसके साथ झगड़ा हुआ तो वो पूरा पलटवार मेरे ऊपर ही हुआ. वो जितने भी दोस्त लोग आए थे उसको मारने के लिए तो उसको तो हाथ नहीं लगाया, लेकिन मेरे चाचा ने मेरे को इतना धोया कि यानी मेरी पूरी फसलियां तोड़ के रख दिया. और धीरे धीरे फिर शराब ऐसी बढ़ती चली गई और आए दिन घर में झगड़े होते थे, झगड़े फिसाद होते थे, गाला गलौज करना, पिताजी के ऊपर हाथ उठाना. और जो भी यानी जिन जिन लोगों के साथ में मेरी खुन्नस थी उन लोगों के साथ में हमेशा मेरे आए दिन झगड़े फिसाद होते थे. उसके लिए मुझे हमेशा वो झगड़े की वजह से पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था. कभी मैं पुलिस वालों को फोन करता था तो कभी मेरे घर वालों को पुलिस वालों को बुलाना पड़ता था. यानी इतना जबरदस्त तरीके के मेरे साथ में शराब के कारण झगड़े होते थे दोस्तों. और इस कदर घर का पूरा वातावरण तहस नहस हो चुका था. और इस सब लोगों ने बातचीत करना छोड़ दिए थे. लेकिन दोस्तों, असीम ईश्वर की असीम कृपा, अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला, यहाँ पे आया. और यहाँ पे आने के बाद में मुझे शराब पीना ही अपने आप में एक बीमारी इसका पता चला. और एक एक दिन के आधार के तहत यहाँ के छोटे छोटे टिप्स पे मैं चलने लगा. और दोस्तों, आज करीबन 2.25 साल का जमाना हो गया है. सोब्राइटी में झगड़े हुए थोड़े फार, लेकिन उस कदर के नहीं हुए जो अल्कोहलिज्म में होते थे. और ना ही कभी मेरा घर के बाहर के दोस्तों के साथ कभी झगड़े फिसाद हुए. तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है. और इसलिए मैं हमेशा अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग से जुड़ते रहता हूँ और एक एक टिप्स पे काम करते रहता हूँ और आपके मार्गदर्शन पे चलने की कोशिश करता हूँ. और ईश्वर की इच्छा पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करता हूँ, जिसकी वजह से आज मैं शराब से दूर हूँ
और एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकुश भाऊ. नमस्ते विनोद भाऊ आपलं हेलो। बोला भाऊ बोला. हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बलराम है, मैं एक शराबी हूँ दोस्त। हाय बलराम भाऊ. केवल ईश्वर की कृपा से आज इसमें जहरीली शराब की पहले गुट से दूर हूँ दोस्तों मुझे भी याद आया कि दोस्तों मैं जब भी शराब पीता था तो मुंह से गंदी गंदी गालियाँ बकता था, इसीलिए कई बार मैं लोगों से पिट चुका हूँ दोस्तों बीबी शराब पीने के लिए बाहर नहीं छोड़ती थी, बच्चे को घुमाने के बहाने में बच्चे को लेके जाता था दोस्तों, बच्चे को दूसरे दुकान में छोड़ देता था और मैं जाके खुद शराब पी के आता था। बच्चे को घर पे लाते समय कई बार बच्चे को गिरा दिया दोस्तों, तो दोबारा बच्चे मेरे साथ में आने के लिए तैयार नहीं रहते दोस्तों। और एक घटना दोस्तों, मैं एक बार शराब पीने की मैंने पूरा एक इतना तलब आ गई थी शराब पीने के, यानी अंधेरे में जा रहा था, गाड़ी की लाइट कम थी, जाते वक्त एक ट्रैक्टर को ट्रॉली जो पीछे साइड वाला जो है वो मेरे को लग गया दोस्तों, मैं वो ट्रॉली के लगते ही गिर गया दोस्तों। टायर मेरे से घस के चली गई, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो टायर मेरा शरीर के ऊपर से नहीं गया दोस्तों। फिर भी दोस्तों जो मार लगा था दोस्तों, मैं इसको देखा भी नहीं, सीधा भट्टी में चले गए दोस्तों, वहाँ पे शराब पिया, घर वापस आया तो नशे में था, मुझे कुछ मालूम नहीं था। दूसरे दिन सुबह गाड़ी का टंकी वगैरह चिपक गया था और हैंडल भी टूट गया था दोस्तों। लोगों ने पूछा गाड़ी का हाल ऐसे कैसे हुआ, तो मैं गाड़ी बाहर रखा था, ना जाने किसने गिरा दिया बोला, ऐसे झूठ बोला दोस्तों। आज यानी कई बार दोस्तों पीने के बाद मेरे से बहुत प्रकार के झगड़े हुए दोस्तों। एक बार मैं पीने के लिए जा रहा था दोस्तों, एक घर में झगड़ा चालू था दोस्तों, मैं उनके घर में गया, उनको बच्चे और बाप के बीच में झगड़ा चालू था, तो दोस्तों वहाँ पे मेरे साथ में हो गए, यानी खींचातानी हो गई, मेरा बनियान वगैरह फाड़ फूड़ कर दिया दोस्तों। ऐसे प्रकार का दोस्तों मेरे साथ में घड़ा दोस्तों। आज मैं शराब की पहली घुट से दूर हूँ दोस्तों, और एक सुखी जिंदगी जीने के लिए कोशिश करूँ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू भाऊ. विनोद भाऊ. नमस्कार नमस्ते मेरा नाम दोस्तों. दारुड्या विनोद. हाय विनोद भाऊ. हाय. केवळ ईश्वराची कृपा, तुम्हा बांधवाची साथ म्हणून आज दारूची गरज भासली नाही, समाधानी जीवन जगण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मित्रांनो, माझा एक अनुभव असा आहे की मी कामावरून घरी येत असताना दारू पिऊन घरी आलो आणि आईनं मला फक्त इतकंच म्हटलं होतं घरी आल्यानंतर की आला म्हणे आजही पिऊन, असं म्हटलं. तर मित्रांनो माझा राग इतका अनावर होऊन गेला होता आणि मी मान्य करायला तयार नव्हतो की मी पिऊन नाही, तुम्हाला तेच दिसते, दारूच दिसते नुसतं, मी चांगलाही आलो तरी दारूच दिसते, पण मी पिऊन होतो हे मी मान्य करत नव्हतो. तर मित्रांनो माझ्या आईने माझ्या भावाला बोलवलं आणि सांगितलं की आहे का नाही म्हणे, पिऊन बघ म्हणे. भावानाही हो म्हटलं, तर माझा राग म्हणजे इतका अनावर होऊन गेला तर मी भिंतीला ठोसा मारून दिला होता आणि तो मारल्यानंतर माझा हात पूर्ण रक्त बंबाळ झाला होता, पूर्ण अशी सुजन आली होती. तरी पण माझ्यासारखा बेवडा पुन्हा दारूच्या भट्टीत गेला, दारू पिला आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी दवाखान्यात जा म्हणत होती आई, तरी मी दवाखान्यात न जाता 8 दिवस मित्रांनो ते दुःख घेऊन नुसतं पेत राहिलो होतो. पण आता मित्रांनो तसं नाही होत आहे, कारण की मी कुठंतरी या कार्यक्रमावर चालण्याचा प्रयत्न करत आहोत, तुम्हा बांधवासोबत मिळून राहत आहोत, म्हणून आज दारू घेतली नाही, एक आनंदी जीवन जगण्याचा प्रयत्न करीत आहे. श्रीजीत भाऊ. श्रीजीत. नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव श्रीजित आणि मी एक दारुडा आहे. हाय श्रीजीत. तुमच्यामध्ये पण मी आज दारू पिलेलो नाही मित्रांनो. 11 डिसेंबर 2010 साली मित्रांनो माझी मला मुलगी झाली दुसरी, आणि त्या खुशीमध्ये मी एका मित्राला पार्टी द्यायला गेलो होतो मित्रांनो. पार्टी माझ्या गावापासून 40-50 किलोमीटरवर दूर गेलो होतो, तिथून 90 प्यायला गेलो होतो मित्रांनो. तर रात्री 3-4 वाजता 2 क्वार्टर, 5 क्वार्टर, 10 क्वार्टर किती झाला ते कळले नाहीत, आणि रात्री 2-3 वाजता एका झुडपामध्ये मी गाडी साईडला लावून झोपलो होतो मित्रांनो. आणि येणारे जाणारे मला तोंडावर टॉर्च लावत होते, गाडीचा प्रकाश टाकत होते की हा जिवंत आहे का, गाडीहून पडलाय वगैरे, असं काहीतरी त्यांची चर्चा चालू होती. मी त्यांना हाताने सांगत होतो मी झोपलोय म्हणून.
पण आता त्याच अवस्थेत मी 3:30-4 वाजता गेलो मित्रांनो घरी, आणि प्रचंड डोकेदुखी वगैरे चालू होती. आणि त्या दिवशी ठरवलं होतं की आता मला मुलगी झालेली आहे आणि आता आपण आयुष्याची नवीन सुरुवात करू. दारू जे झालं ते झालं. आणि अशा हिशोबाने मी देवासमोर प्रार्थना करून निघालो मित्रांनो. आणि दारू प्यायचं बंद, दारू ह्या अशा सगळ्या प्रकारामुळे दारू आता प्यायची नाही असं मी ठरवलं होतं मित्रांनो. पण मित्रांनो मी तो माझा काही पण जास्त दिवस चालला नाही, 2-4 दिवसात परत दारू आली. आणि नंतर ह्याच 4-6 महिन्याच्या काळात मित्रांनो मी नवरात्र आमच्या तुळजापूरचं कुलदैवत असल्यामुळे मी वारंवार आमच्या गावावर नवरात्राला 2 व्हीलरवर कधी पायी वगैरे जायचो. आणि ते नवरात्रात मुद्दामून जायचो. पण मला नंतरच्या काळात असं झालं होतं की नवरात्रात जायचं तर फक्त दारू पिण्यासाठी जायचं. 2-4 मित्र घ्यायचे, त्यांच्यावर कल्ला करायचा, धाब्यावर बसायचं, असं काहीतरी चालू होतं मित्रांनो. आणि एकदा असंच नवरात्रात माझी मुलगी 4-6 महिन्याची होती, मुलगा 2-3 वर्षाचा होता. आणि रोडवर 2-3 गप्पा मारत होते. तो माझी गाडी मी चालवत होतो आणि त्या 2-3 रोडवरच्या 2-3 लोकांना ए बाजूला हो रे असं काहीतरी मी त्यांना असं काहीतरी खुनवलं, काहीतरी बोललो. मग त्या लोकांनी मला शिव्या घातल्या. आणि मी तसं पुढे 200-300 मीटर गेलो होतो, 100-200 फूट पुढे गेलो होतो. पण मला काय खाज उठली काय मला कळलं नाही. आणि मी वापस आलो, त्यांना बोलायचं होतं. माझ्या पाठीमागे बसलेला मित्र मला म्हणत होता की चल जाऊ दे, ह्यांच्या कुठं नादाला लागतो, ते पण पिलेले, तू पण पिलेला आहे, जाऊ दे. पण मित्रांनो त्या भांडणाचं पर्यावरण एवढं झालं की तो माणूस मला त्यांनी ही केलं, माझ्या डोक्यात दगड घालायला मोठा तो मला धरून एकाला धरलं आणि एकाने डोक्यात दगड घालत होता मित्रांनो. आणि त्यावेळेस पण वाटलं, आणि त्यावेळेस मला 1 सेकंदासाठी माझा मुलगा, बायको, आई वडील सगळेच आठवले मित्रांनो. आणि पुन्हा त्यावेळेस पण केला मी की बाबा प्रयत्न केला, शपथ घेतली, ठरवलं की आता ह्याच्या पुढे दारू प्यायची नाही. पण मित्रांनो तो पण तसाच गेला. असे 2 प्रसंग ह्यावेळेस आठवले मित्रांनो. ऍक्सिडेंट पण भरपूर झाले, पण भांडणं आणि हे ऍक्सिडेंट हे मित्रांनो याचं प्रमाण भरपूर आहे. थँक्यू. धन्यवाद श्रीजीत भाऊ. नमस्ते दोस्तों, मैं मंगेश एक शराबी। हाय मंगेश भाऊ. जो है भगवान की कृपा से दारू के पहले घोट से दूर हूँ, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ दोस्तों। आज मुझे पता चला कि आज झगड़े टॉपिक पे बात करना है, तो मुझे भी मेरा पुराना पास्ट याद आया कि थोड़ा मैं रॉक बॉटम में गया था। तो मेरे एक दोस्त का बियर बार था, मैं वहाँ पीने जाता था, और वो दोस्त भी अल्कोहलिक था, वो उसके बार में नहीं बैठता था, मगर के साथ भी मैं पहले 1-2 जगह पिया, उसके साथ ही झगड़े करा था। उसको एक बार मैंने, मेरे साथ के बच्चों ने, हमने मिलके मारा था। उसके बाद मैं उसके होटल में जाता था, वो मालिक था वो होटल का, मगर वो किराए से दिया था, मैं वहाँ जाता था और वो पैसे देता नहीं था, वैसे ही आता था। ऐसा बहुत बार हो रहा था। फिर मुझे अभी मालूम हो गया कि वो मालिक ही मेरा पहचान का दोस्त है, तो उसको किराए से देने वाला भी मुझे उतना कुछ बोलता नहीं था, कभी पैसे देता था, कभी नहीं देता था। फिर मुझे रॉक बॉटम में मेरे पास ज्यादा पैसे ही नहीं रहते थे, मैं 2-4 लोगों को लेके जाता था और वहाँ पीता था और आता था। ऐसा बहुत ही बार हो रहा था। मगर मैं एक बार सवेरे उठा और मेरा मौसेरा भाई था, उसको लेके मैं सवेरे 8:30-9 के टाइम मैं उसको लेके गया, और मेरे घर के सामने एक बच्चा रहता था, मैं उनको पीने के टाइम बुलाता था उसको, पर तीनों गए हम सवेरे 10 से पीते बैठे, तो 2-4 कब बज गए, 2-3 पता ही नहीं चला। इतना पिया कि वो तो मुझे कुछ याद नहीं। अभी मुझे तो कुछ वहाँ पैसे देने का सवाल ही नहीं था कि वो, मुझे तो मालूम होता था कि वो पैसे नहीं मांगता। तो उसके बाद मेरे को आखिरी वो खेतों में जाके पीने की आदत हो गई थी, क्योंकि मुझे पता चल रहा था कि वह मैं बियर बार में ठीक से पी नहीं सकता। फिर मैं उनको बोला कि अपने कदे खेत में जाके पीएंगे। दोपहर के बाद फिर हमारे साथ वाले लोगों ने 5-6 क्वार्टर हम मेरे गाड़ी में डाल दिए पीछे की सीट पे, और 2-4 बिरयानी पार्सल ले लिए। फिर वहां से मैं गाड़ी चला रहा था, ड्राइविंग कर रहा था। मेरे पास बाजू में मेरा मौसेरा भाई था, और पीछे एक मेरा ही दोस्त बैठा था। वो एक मोटरसाइकिल वाले ने अभी चलते चलते मेरी गाड़ी की कट बैठी, या क्या मेरी गलती हुई मुझे ये पता नहीं, मगर वो वहां से उतर गया और उनसे उसके झगड़े करने लगा। अच्छा चौक था वहाँ। फिर वो
वो झगड़े करने लगा, वो दोनों की मारामारी हो रही थी। फिर उसके बाद वो मेरा मौसेरा भाई गाड़ी से उतरा और उन्होंने भी जाके मार रहा था क्या गिर रहा था ये पता नहीं चल रहा था। वो तो इतनी पब्लिक जमा हो गई कि फिर उसके बाद मैं झगड़ा में छुड़ाना बोल के मैं चले गया। मैं पूरा नाइट ड्रेस पे था। फिर वहां से पुलिस स्टेशन करीब ही था। फिर वो बहुत सी पब्लिक जम गई। मुझे थोड़ा लोग पहचानते थे वो एरिया में, मगर मैं नाइट ड्रेस पे था और आखिर के अल्कोहलिज्म में मैं थोड़ा सोशल लाइफ में थोड़ा ज्यादा जाने नहीं जाता। उसके बाद पुलिस की गाड़ी वहां पर आ गई और पुलिस वाले आने के बाद वहाँ झगड़ा छुड़ाने वाला मैं था, मगर पुलिस ने मेरे साथ वालों को भी मारा, मुझे भी मारा। उसके बाद थोड़ा झटम पट्टी में मेरा हाथ वो पीएसआई के उसकी छाती को कुछ लगा ऐसा मुझे बता रहे थे, मगर उस टाइम भी मैं पुलिस का मार खाया। फिर पुलिस की गाड़ी ने हमको पुलिस की गाड़ी में बिठाया और पुलिस स्टेशन में, बाजू में पुलिस स्टेशन था 5 मिनट के अंतर पे, वहाँ लेके गए। उसके बाद फिर हमारे कुछ दोस्त लोग फिर वहाँ देखे थे, तो फिर मेरा भाई आया, फिर बहुत से दोस्त लोग आए। फिर अभी पुलिस वाले ने उसके ऊपर के अधिकारी को कॉल किया कि बाबा लोगों में ऐसी अफवाह होगी कि बाबा हमने ही पुलिस को मारा, मगर पुलिस का एक्चुअली पुलिस ने हमको मारा था, हमको मालूम था। मगर अभी कैसा कुछ लोग हमारे दोस्त लोगों ने इन्होंने मारा ऐसा बोला। फिर पुलिस ने ऊपर उनके सुपरिटेंडेंट को फोन किया, पुलिस सुपरिटेंडेंट को। फिर उन्होंने हम पे अच्छा गुना दर्ज करने का उनको कुछ तो बोला था, मगर मेरे फैमिली में पुलिस ऑफिसर थे उस टाइम, मेरे भाई वो जल्दी वहां आ गए। और वो आने के बाद वो उसके वजह से फिर तो भी मेरे मुंह से गालियां निकल रही थी पुलिस वालों पे। वो ऊपर से अच्छा मारे थे मुझे जब दारू के नशे में पता नहीं चला, मगर वो मेरे घर वाले के लोग कुछ पुलिस ऑफिसर रहने के कारण वहाँ आ गए। और वहाँ का फिर पीएसआई ने उनको बोला, फिर वो सुपरिटेंडेंट को कि बाबा इनके 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 घर के लोग आए हैं और ये भी पुलिस के अफसर है बड़े। तो फिर वो सुपरिटेंडेंट ने फिर हम पे गुना दाखिल नहीं किया, नहीं तो हम पे गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या मारने के कारण कुछ तो गुना दाखिल हो रहा था, मगर हम बच गए और उन्होंने हमको शाम में बुलाया। तो ऐसा मैंने मार खाया। फिर बाद में घर को आने के बाद फिर देखा तो क्या पूरे पाँव मांडिया मंडिया पूरी काली नीली हो गई थी। 2-4 दिन वो कुछ तो लगाए घर वालों ने, मगर तो भी मेरी खुन्नस थी वो पुलिस वालों पे। तो मैं बाद में तो पुलिस वाले मुझे बोल रहे थे कि बाबा मैं तुमको पहचाना नहीं, मगर मैं शराब के इसमें आखिरी आखिर बोलता मैं शराब पिए तो भी तुझ मुझे ताकत आ रही थी, नहीं तो फिर शराब उतर गई मैं कुछ नहीं कर सक रहा था। ये तो इतना सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई थी, मंगेश सब भाऊ हो गया था। मग हाँ वो शॉर्ट हॅलो मध्ये शेअरिंग करा ना, शॉर्ट मध्ये. ओके ओके ओके. तो ऐसा हो गया था मित्रांनो, म्हणजे मला बी चांगलं मी मार खाल्लो होतो. पण मलाही आठवते की माझी त्या पोलिसावर खुन्नस होती, पण मी ये मध्ये आल्यामुळे सगळी खुन्नस मी सगळं विसरून गेलो आणि आता मी चांगली लाईफ जगत आहे. छान दारूच्या येमुळं ये बांधवामुळं खूप माझं जीवन चांगलं चाललंय. थँक्यू मित्रांनो. थँक्यू मंगेश भाऊ. यस श्रीधर भाई. हाँ धन्यवाद। जिन लोगों ने अपना अनुभव बताया, झगड़ा मारामारी, तो अपने को भी झगड़े की मारामारी को याद आएगी। तो आई एम पावरलेस फॉर अल्कोहल। अभी ये भाई ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि जब मैं पिए रहता था तभी मेरे को झगड़ा करने की खुजली आती थी, ताकत आती थी। जब मैं पिया नहीं रहता था तो मैं यही बोलता था, अरे त्याला दातावर नाही म्हणून नाही तर तुला दाखवलं असतं, दातावर नाही म्हणून तुला दाखवलं असतं। म्हणजे जब तक मैं शराब नहीं पीता हूँ तब तक मेरे को झगड़ा करने की खुजली भी नहीं आती, हिम्मत भी नहीं होती, मार भी नहीं खा पाता हूँ मैं। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मीटिंग में आने के बाद मुझे समझा कि वी एडमिटेड वी आर पावरलेस। हम शराब के सामने शक्तिहीन है। शक्तिहीन है मतलब जब तक मेरे पेट में शराब नहीं जाती है तब तक मैं अस्वस्थ रहता हूँ, और जब शराब मेरे पेट में जाएगी तो मेरी जो संवेदना है, मेरे जो भावना है वो भड़क उठती है, मारामारी करने लगता हूँ। अगला सवाल जो है वो ये है कि मैं उतारा कब पीता था, मेरे को उतारे से क्या लेना देना है। अब जैसे अपने यहाँ हाई बॉटम वाले भी है, लो बॉटम वाले भी है। लो बॉटम वाले मतलब बहुत धुलाई जिनकी हुई, बहुत साल शराब पिए, बहुत धुलाई हुई, उनको लो बॉटम कहते हैं या बॉटम हिट किया बोलता है। और हाई बॉटम वाले मतलब कुछ लोग हैं ऐसे जो सिर्फ 2-4 बाटली बियर पिए है, 10-15 बाटली बियर पिए है, कुछ थोड़ी सी शराब पिए, जल्दी समझ में आ गया, ऐसे भाग्यवान लोग भी है। तो हो सकता है कि उनके जिंदगी में उतारा नहीं आया, लेकिन शराबी बोलेगा तो उतारा आता ही है। आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तब समझ में आता है कि पावरलेसनेस समझने के लिए मेरे को
जिंदगी में उतारा कब आना सोचना पड़ता है। किसने मेरे को ये अक्ल दिया कि साला सुबह हाथ पैर जो कांपते हैं ना, वो अगर उतारा पियेंगे तो बंद हो जाते। मेरा उतारा सुबह 11 बजे था, मेरा उतारा सुबह 7 बजे नहीं था, क्योंकि मैं रात को 1-2 बजे तक पीते रहता था। और फिर मेरे को दुकान खोलना पड़ता था, मेरी दवा की दुकान थी बालकुम में, थाना में, तो मेरे को दुकान खोलना पड़ता था। पार्टनरशिप में धंधा था, तो पार्टनर ने मेरे हवाले कर दिया था। मैंने पैसा तो उतना ज़्यादा नहीं डाला था उसमें, लेकिन मैं मेहनत ज़्यादा करता था। तो मैं क्या करता था, सुबह 7 बजे जल्दी उठता था। एक तो बाद में क्या होता था, मैं घर पे सोता ही नहीं था, मैं बस स्टैंड पे सोता था। तो सुबह 4 बजे वो झाड़ू वाली बाई रहती थी, वो नाक में मेरा झाड़ू मारती थी, गांड पे लात मारती थी, बोलती तेरे बाप की जगह रोज इधर सोने को आता। और सुबह 4 बजे उठा देती। फिर 4 बजे उठ के मैं 4:15 4:30 बजे तक बस स्टैंड से लेकर घर पे आता था। तो देखता था पिताजी क्या करते, पिताजी संडास गए, पिताजी नहाने गए, या पिताजी स्विमिंग को जाते थे, जल्दी चलने को जाते थे। तो उसके दरमियान मैं फटाफट दांत नहा के संडास बिंडास सब करके दूसरा कपड़ा पहन के ये कपड़ा धोने के लिए डाल के भाग जाता था। 7 बजे निकल जाता था और दुकान पे थाना में आके बैठ जाता था। 8 साढ़े 8 बजे दुकान खोलता था। और 11 बजे जब आदमी, मैं बैंक में पैसा भरने जाता था, तो पैसा भर के जब वापस आता था, मेरी दुकान के बाजू में ही एक शराब की दुकान थी। तो शुरू में मुझे उतारा क्या है समझ में नहीं आता था अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में, क्योंकि मेरे को उसको उतारा बोलते करके किसी ने बताया नहीं था। लेकिन ये मेरे को ही समझ में आया था, कुछ पीने वाले दोस्तों ने बताया की अरे सकाळी उठल्यावर हातपाय कापतात ना, तर तू थोडीशी सकाळी मारायची। लेकिन बाद में मेरे ऐसा हो गया, थोड़ी सी होता ही नहीं था, वो वापस चालू हो गया तो दूसरा दिन चालू हो जाता था। तो मेरे इसीलिए मेरे को सप्ताह बोलते थे। सप्ताह मतलब एक बार चालू हो गया तो 8 दिन 15 दिन इसका चालू ही रहेगा, फिर खाना पीना होश सब बेकार। ऐसा मेरा पीने का तरीका था। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में मैं 11 बजे शराब पीने को चालू करता था, वो मेरा उतारा था। तो पहले शुरू में यही बताया गया था कि थोड़ी पी लो तो जो हाथ पैर कांपने का बंद हो जाएगा। कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बहने के बाद मेरे को ये डॉक्टर आशीष देशपांडे वगैरह अपने जो लोग हैं, डॉक्टर श्रीकांत जोशी मेरे साइकेट्रिस्ट है, उन्होंने सब समझाया कि भाई ब्लड के अंदर तुम्हारा ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि शरीर को जो है वो अपने आप खाने से ग्लूकोज बनाने की आदत भूल गया शरीर। इसीलिए ये डायरेक्ट ग्लूकोज जब दारू से मिलता है तो शराब टनाटन होता है। और फिर कुछ लोग बोले रिसेप्टर होते हैं, वो तो सब कुछ समझा नहीं। लेकिन एक समझ में आया कि उतारा मारने के बाद में जरा भेजा लाइन पे आ जाता है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में उतारा मारने के लिए पहला पैसा तो जमा करके रखना पड़ता है, चोरी छुपा के रखना पड़ता है, बाटली रखना पड़ता है, ये सब धंधा मैंने किया है। रात को पीते समय, रात को सोने के पहले, आखिरी दारू पीने के पहले बेवड़े के दिमाग में कल सुबह उतारा के लिए कहाँ जाने का, कितना पैसा मांगता है, वो जो आंटी है, वो जो शराब देने वाला बेचने वाला है, वो सुबह पैसा नहीं रहेगा तो चुन चुन के गाली देता है, उधारी में पैसा नहीं देता भाई, ये शराब नहीं देता है। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मुझे समझ में आए। तो मेरा पावरलेसनेस, मेरा शक्तिहीनता समझने के लिए मुझे मेरा उतारा कब शुरू हुआ और क्या उसका स्वरूप आया, ये सोचने पड़ेगा। तो अभी दूसरा विषय जो है वो उतारा। मैं दूसरे दिन शराब पीने के बाद में हाथ पांव कांपते थे, या कुछ समझ में ही नहीं आता था यार। दूसरे दिन एक तो साला याद करना पड़ता, मैं सोया कितने बजे, किसके साथ सोया, किधर सोया, सुबह आया तो घर पे दरवाजा किसने खोला, रात को खाना खाया था कि नहीं खाया था। अच्छा, मेरे पास गाड़ी बीड़ी कुछ नहीं थी, मेरे पास संभालने के लिए 2 ही चीजें थी, एक जेब में पॉकेट और दूसरा मुंह थोबड़े पे चश्मा, आंख में चश्मा। ये 2 ही चीज मेरे को संभालना पड़ता था। बाकी कुछ चप्पल विप्पल गया तेल लगा दे, दूसरा दिन जाके दूसरा चप्पल लेके आता था। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मेरे को उतारा कब से शुरू हो गया और उतारा में क्या क्या करना पड़ता था, रात को याद करना पड़ता था, रात को बाटली छिपा के रखना पड़ता था, ये सब धंधा मैंने किया है। तो इसी बारे में जिसको अपना अनुभव बताना है कि भाई मेरे उतारा कब चालू होता था और उतारा के लिए मुझे क्या करना पड़ता था, उतारा करने से मेरा क्या फायदा हुआ, मतलब क्या नुकसान हुआ, उतारा तक मैं आया। तो ऐसे अनुभव जिसके पास रहेंगे तो फटाफट शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, फिर दूसरा टॉपिक ले लेंगे। ओवर। दोस्तों 2 से 3 मिनट के बीच में शेयर करिए ना प्लीज। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रविकांत है, मैं एक शराबी हूँ। दोस्तों ये जो अभी श्रीधर भाई ने जो बोला उतारा के बारे में,
पहले तो दोस्तों जो उतारा था, पहले मैं जब स्टार्ट किया था तब तो उतारने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं इंग्लिश से देशी पे आ गया था। कुछ सालों मतलब बहुत सालों के बाद मैं पे आ गया था। देशी पे आने के पहले भी दोस्तों मैं उतारा, मतलब मेरे को लगता ही था। मैं सुबह में जब ऑफिस जाता था तो लास्ट में तो ऐसी हालत हो गई थी कि मैं ऑफिस भी जाता था, रात को तो फुल टाइट हो गए सोता था। उसके बाद जब सुबह उठता था तो हम लोग यहाँ पे बस आती थी हम लोग को लेने के लिए। कुछ हम लोग 11-12 लोग थे यहाँ से। तो एक बस हम लोग को कंपनी की बस आती थी, तो कंपनी की बस अगर 5 मिनट भी लेट हो जाती थी तो मैं एक पैक पी लेता था। फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद मेरा ऐसा हो गया था कि मैं 2 पैक पीने लगा था। सुबह सुबह ऑफिस जा रहा हूँ और मैं 2 पैक पी के जाता था, क्योंकि मेरे को एकदम मतलब नहीं कंफर्टेबल नहीं लगता था मेरे को। मैं सुबह उठा और मेरे दिमाग में और कुछ दूसरा आता ही नहीं था। मतलब अगर कंपनी की बस 2 मिनट लेट हो गई तो मुझको और मेरे मन में और कुछ दूसरा ख्याल ही नहीं आता था कि और क्या करूं, मैं दूसरा क्या काम करूं। तो मैं, जैसे कि मैं अपनी शेयरिंग में बताता हूँ कि मैं क्या करता था कि मैं अपने घर पे 4 लीटर, मेरा जब वीक ऑफ रहता था उस दिन जाता था और 4 लीटर लेके आता था। 4 लीटर अपने घर पे रखता था, वो मेरा हफ्ते भर में खत्म हो जाता था। और अगर दोस्तों मुझको मालूम रहता था कि अगर मेरे घर में अगर मैं जाऊंगा और अभी पीऊंगा और अगर मेरी दारू खत्म हो जाएगी, तो मैं बीच में ऑफिस से आते आते बीच में उतरता था। इतना जरूर मुझे, मतलब मैं इसका ख्याल रखता था कि अगर मेरे को 2 क्वार्टर पीना है या 3 क्वार्टर पीना है, और अगर मेरे पास 2.5 क्वार्टर ही है, तो मैं बीच में उतरता था, वाइन शॉप पे जाके एक खंबा लेके आता था, उसके बाद ही घर पे आता था। क्योंकि मुझको मालूम था कि अगर मैं, मेरे घर पे दो 2 क्वार्टर ही पड़ा हुआ है, 2 क्वार्टर ही है मेरे घर पे, और अगर मुझको ज्यादा लगेगा या कल के लिए लगेगा तो उसके लिए मैं क्या करूंगा। तो मैं बीच में उतर के एक खंबा लेके आता था और अगले दिन सुबह का बंदोबस्त करके रखता था दोस्तों। तो ये जो उतारा वाला सीन है, ये मेरे साथ भी दोस्तों हुआ है। मैं भी उतारे तक आ ही गया था। वो तो भला हो ए मेंबर का, जिसने मुझे ए का मैसेज दिया और मैं सुना और ए में आया, और आज 2.5 साल हो गए हैं दोस्तों शराब के पहले गुट से दूर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और किसी भाई को अगर शेयर करना है तो प्लीज करिए 2 से 3 मिनट के बीच में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम श्रीनिवास है, मैं एक शराबी हूँ। हाय श्रीनिवास भाई। हेलो दोस्तों। दोस्तों, मेरा भी आखिर का 2 साल जो है, जैसा भी कांत सर बताए कि ये ना सैटरडे, क्योंकि ऑफिस मेरा वीकली रहता था, तो फ्राइडे को मैं फुल टू मतलब डेली से ज्यादा ही पीता था, और सैटरडे संडे मेरा उतारा चालू हुआ। लेकिन बाद में लास्ट के 2 इयर्स टोटल मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, फिर हाथ को प्लास्टर लगा के इसमें लटका के फिर सुबह उठ के जाता था। बाद में तो ऐसा हो गया, वो ऑब्सेशन इतना स्ट्रांग रहता था, उतारा मेरी जरूरत बन गई थी दोस्तों। बीवी को झूठ मूठ बोल के रात को ही मैं बिस्लरी में भर के रखता था। हमेशा मेरे साथ बिस्लरी में भर के रखा रहता था। लास्ट की 2 इयर्स में सुबह जॉगिंग के नाम पे उठता था और मस्त अपना जॉगिंग सूट पहन के गार्डन में जाके सुबह सुबह में दारू मुझे पीना पड़ता था। और बाद में तो ऐसा हो गया था दोस्तों, वो मैं तिलक नगर चेंबूर का मेंबर हूँ। वो हमारा अमन महल पे एक बार सुबह ही 8 साढ़े 8 बजे खुलता है, उधर जाके इतना मतलब एक तो वो दारू का वो मुझे उससे वो कलर से ही नफरत हो रही थी। लेकिन वो उतारे के वजह से ना, पहला 2-3 अंदर लेके फिर उल्टी करना पड़ता था, हाथ पैर तो ऐसे थर 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 होता था, चलने को भी नहीं होता था, ग्लास पकड़ने को भी नहीं जमता था। लेकिन थोड़ा सा वो पहला पैग उल्टी करने के बाद, 2 पैग के बाद थोड़ा सा बॉडी स्टेबल होता था दोस्तों। तो आखिर का ऐसा हो गया था, टोटल डिपेंडेंट हो गया था। उतारा ही छोड़ो, मुझे 2-2 घंटे में ही लगता था। रात को फुल टाइट होके 1-2-4 घंटा सो के दारू की नशे के वजह से फिर 3-3 घंटे के बाद उठने का रात को ही, और रात में घर पे इधर उधर चुपके रखते पीना पड़ता था। तो इस तरीके से मेरा वो आखिर का ये 2 साल था दोस्तों। अ, यही मुझे कहना था। धन्यवाद। थैंक यू श्रीनिवास भाऊ। हाँ कौशल भाऊ, कुशल भाऊ।
कुशल एम भाऊ, आपको शेयरिंग करने का है? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। ओके। दोस्तों और किसी भाई को शेयरिंग करना है 2 से 3 मिनट तो करिए प्लीज। नहीं तो फिर अगला सवाल लेता हूँ। ठीक है श्रीधर भाई। चलो, पावरलेस, वी एडमिटेड वेयर पावरलेस ओवर अल्कोहल, कैसे समझ में आएगा? और एक आसान तरीका BW ने हमको बता के रखा है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने बताया। काम धंधे का क्या हुआ मेरा, मैं अपने अनुभव में बताता हूँ, मेरे काम धंधे की क्या वाट लग गई। मैं 18 साल का था तब शराब पीना शुरू किया, 29 साल का था तब अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला, 11 साल मैं शराब पिया हूँ। उसमें से पहले 5 साल जो है वो 3 महीने में एक बार पीता था, क्योंकि तभी पैसे नहीं थे, बहुत छोटा था। दारू की टर्मिनोलॉजी होती है ना, ये दारू का लाइसेंस निकालना पड़ता है, उसका चखना खाना पड़ता है। तो जिंदगी में कभी न कभी तो हर आदमी को, बेवड़े को किसी ने तो ये समझाया है ना भाई कि भाई मिठाई नहीं खाने की, चखना तीखा खाना पड़ता है, ये पानी डाल के पीना पड़ता है, ये सुबह उठने के बाद उतारा पिएगा तो अच्छा रहेगा, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिम 52 की गोली खाने की, लिवर खराब होता है, ये सब बताया था किसी ने तो। गुरु उस्ताद तो हमारा स्पॉन्सर तो अड्डे पे भी स्पॉन्सर था ही ना भाई, ऐसा थोड़ी कि ये मैं पहली बार आया स्पॉन्सर लिया। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं जब आया था तब मेरी हालत ऐसी थी कि मेरा धंधा जो था पार्टनरशिप में, जो मेडिकल स्टोर था, उसमें से मेरे को हकाल दिया गया था। उसकी एक स्टोरी है। तो मेरा पार्टनरशिप में धंधा था, लेकिन मैंने पैसा कम डाला था, 25% डाला था पैसा मैंने, 75% दूसरा पार्टनर ने डाला था। तो अपेक्षा ये थी कि तय ये हुआ था कि मैं ज़्यादा टाइम दूंगा, वो कम टाइम देगा। पार्टनरशिप 50-50 रहेगी, लेकिन पैसा मैंने कम दिया था क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम दे रहा था। अब जैसे नया नया बंदा था तो मेरी एक आदत है, मतलब हमारे बेवड़े की सभासद लोगों की ये आदत होती है कि हम जल्दी सीख जाते हैं कोई भी चीज़, तो फटाफट सीख जाते हैं, फिर बाद में कंटाल आता है, बोर मारता है यार यही सब करते, ये सब जिंदगी भर थोड़ी करते रहने का, रोजमर्रा की जिंदगी में कंटाल आता है। तो मैं मेडिकल स्टोर में बैठे बैठे, इसके पहले मेरे को तजुर्बा नहीं था मेडिकल स्टोर में बैठने का, लेकिन उधर जाके मैं फटाफट सीख लिया, ये किधर रखने का, ये किधर रखने का, ऑर्डर कैसा देने का, स्कीम क्या रहता है, ग्राहक के साथ कैसा बात करने का। वैसे जात से बनिया ही हूँ मैं, तो मेरे को अक्ल थोड़ी थी ही। मेरे दादाजी का दुकान, नाना जी का दुकान था, तो उसमें बैठता था बचपन में, तो ये सब करने लगा। फिर मैं दारू पीने लगा दुकान बंद करने के बाद में, मेरी कैसे वाट लगते गई मैं बताता हूँ आपको आहिस्ता आहिस्ता। फिर मेरे दुकान बंद करने के बाद में मैं दारू पीने को जाता था, फिर घर जाता था रात को 1-2 बजे। बाद में क्या होने लगा, दुकान और घर में 20 किलोमीटर का फासला था, तो मैं क्या करता था, दुकान के आजू बाजू में ही कहीं तो शराब पीता था, और टाइट होने के बाद में 12-1 बजे दुकान में ही आके सोता था। अब दुकान में आके सोता था तो मेरे को दुकान खोलने को नहीं होता था, आजू बाजू में वो फूल बना हार बनाने वाले बच्चे लोग बैठे रहते थे, फिर उसको मैं 50 रुपया देता था कि भाई मेरे को तू दरवाजा खोल के देना, क्योंकि वो ताला और चाबी, 2-2 ताले रहते थे 2 साइड में शटर के, तो वो खुलते नहीं थे मेरे से, तो मैं अंदर जाके सो जाता था। फिर मेरा पार्टनर को मालूम पड़ा, फिर पार्टनर ने 1-2 बार समझा दिया कि भाई तेरे को पीने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुकान में नहीं पीने का, दुकान की वजह से कुछ तो होना नहीं मांगता। लेकिन मेरा शराब पीना धड़ाधड़ बढ़ते गया, और फिर मैं दुकान में पीने लगा। फिर मेरा पार्टनर ने एग्रीमेंट कर दिया कि अगर दुकान में पिएगा तो तेरे को हकाल देंगे भाई, तो मैं एग्रीमेंट के ऊपर भी साइन कर दिया। मेरे को लगा अभी एग्रीमेंट कर दिया तो डर रहेगा, तो अभी नहीं पीऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं पीते गया दुकान में सोते गया, और एक दिन ऐसा है कि सुबह 11 बजे तक मैं दुकान ही खोला नहीं, मैं अंदर सोया था टाइट में। कितना बाहर से ठोका ठोक किया तो मैं समझा नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया, मैं फुल टाइट में था, सो गया था। फिर लोगों ने पार्टनर को बुलाया, और फिर उस दिन मेरे को भगा दिया, हकाल दिया, पार्टनरशिप में से दुकान में हकाल दिया। लेकिन उसके बाद में मैं जो धंधा करता था, तो उसके पहले भी मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, तो मेरा बॉस के पास मेरे कंप्लेंट गई थी कि ये दोपहर को पी के आता है, क्योंकि तब तक मेरे को ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तो डॉक्टर के बाहर रुकने का कंटाला आ जाता था। तो मैं 12-1 बजे डॉक्टर के पास रुकने का, बड़ा वाला डॉक्टर रहेगा तो 1-2 घंटा रुकना ही पड़ता है उधर, तो मैं 1 बियर मार के आता था। तो डॉक्टर ने मेरे बॉस के पास कंप्लेंट किया था, अरे यार तेरा बंदा साला पी के आता है इधर, तो वाट लगती थी मेरी। फिर बॉस मेरे को चिल्लाता था, अरे तेरे को अक्ल नहीं है साला, तू ये है वो है।
आहिस्ता आहिस्ता फिर धंधा गया पार्टनरशिप में से। फिर मेरे को लोग पूछने लगे क्यों धंधा गया, तो मैं बोला उसको मलाई खाने की थी। अरे यार उसमें मैंने पैसा चोरी किया था, बाद में आने के बाद में उसको मैंने पैसा वापस दिया। मेरा इनिशियल स्पॉन्सर और स्पॉन्सर के साथ उसके पास गया। तो कहने का मतलब ये है कि शराब का असर काम धंधा पे होता ही है। हर आदमी अपने अपने बारे में अगर याद करेगा कि शराब पीने की वजह से मेरे काम धंधे की क्या हालत हुई थी, तो हर आदमी बता पाएगा। तो मैं अभी अब नया टॉपिक पावरलेसनेस के लिए और एक पर्सपेक्टिव है और एक एंगल है कि मेरे काम पे मेरे हालत क्या हो गई थी। ओवर। दोस्तों अगर किसी भाई को शेयरिंग करना है मेरे काम पे मेरी हालत क्या हो गई थी उसके बारे में, तो प्लीज शेयर करिए 2 से 3 मिनट। शराब पीने की वजह से मेरा काम धंधे का क्या नुकसान हुआ। ओके श्रीधर भाई। संजय एम है कि भाई? संजय एम बोल सकते हो तो बोलो। हेलो। बोलिए संदीप भाई बोलिए। हाय दोस्तों, मैं शराबी हूँ, मेरा नाम संदीप है। आप लोगों का साथ है, ईश्वर का आशीर्वाद है और एक सुंदर विचार है करके अभी तक दारू नहीं पिया हूँ और अच्छा जीवन जी रहा हूँ। दोस्तों एक ऐसा है, मैं पहले पहले ड्यूटी पे था ना, तो ड्यूटी के इसमें नहीं पीता था, लेकिन ये संजय भाई आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है संदीप भाई। और मेरे पास आके मिलते थे तो मेरी बात जाती थी कस्टमर को, तो कस्टमर यही बोलते थे यार संदीप दुकानदारी चला रहा है या दारू पी रहा है यार तू। मैं यही बोलता था यार ये कल पिया था ना उसकी बात है, लेकिन दोस्तों मैं क्या करता था, सवेरे से दुकान खुलने को नहीं दिख रहा है तो यार दारू पी लेता था। ऐसे करते करते पूरे कस्टमर मेरे खत्म गाड़ी ले लेते था। लेकिन ये नहीं बोल रहा था कि मैं दारू पी के रहता करके कस्टमर मेरे खत्म हो रहेगा। यार ऐसे होने के बाद दुकान बंद होगी, सब कुछ जैसे मेरा पूरा काम धंधे खत्म हो गया। थँक यू संदीप भाऊ। हॅलो, संजय बोलतोय. बोला संजय भाऊ। हा नमस्कार, माझं नाव संजय मेघ दारुडे. परमेश्वराच्या कृपेने आज दारू प्यायलो नाहीये. माझी तर खूप हालतच झाली, कारण मी जसा लागलो 1 वर्ष अप्रेंटिसशिप होती आणि त्या पिरियड मध्ये मात्र दारूची चांगलीच सवय लागली होती. तर तो सकाळी वास यायचा, पण ते ठीक आहे, तो थोडे दिवस चाललं. प्रोफेशन संपला आणि प्रोफेशन मध्ये पण मी प्यायचो, त्यामुळे थोडस मला लेट हे झालं, म्हणजे माझं परमनंट व्हायचं दिवस वाढले आणि हे सगळं दारूमुळे होत होतं. कारण मी बिंज ड्रिंकर होतो. एकदा प्यायला लागलो की सतत प्यायचो आणि पुढे जाऊन मग पुढच्या जवळजवळ 10 वर्षामध्ये 6 चार्जशीट झाल्या माझ्यावर आणि 7वी चार्जशीट झाली असती तर मी बहुतेक बाहेर जाणार होतो. लिटरली मला माझे वडील सोडायला यायचे कामावर आणि मी दुसऱ्या गेटने बाहेर जायचो आणि प्यायचो आणि अशी हालत झाली होती. तर अल्कोहोलिक्स अनोनिमस मध्ये आल्यानंतर पण 2दा-3दा असं झालं, पण ते तेवढं तीव्र नव्हतं. म्हणजे काय माहित नाही, पण ग्रेस होती देवाची. शेवटचं मी 3 महिने सस्पेंड झालो होतो आणि सस्पेंड झाल्यानंतर मग दुसरी चार्जशीट झाली असती तर मी नक्कीच डिसमिस झालो असतो. पण त्याच्यानंतर मात्र मी सावरलो आणि मग व्यवस्थित जायला लागलो.
कामावर. तर असा प्रकार होता आणि आता गेली 16 वर्षामध्ये मात्र जातोय पण विदाउट पे होत नाहीये. ती अस्तव्यस्तता आहे अजून, म्हणजे जरी बघितली तर म्हणजे न पिता पण कसं जातो कामावर, कसे हालत होते, तर ती आहे अजून ती पण. कारण रजा जमत नाही माझ्या अजूनही. बाकी चार्जशीट वगैरे काय झाली नाहीये, पण त्या पिण्याच्या काळामध्ये भरपूर हे झालं होतं. पण जर प्रोग्राम असेल व्यवस्थित घेतलेला असेल तर मला वाटतं त्या पण होणार नाहीत. म्हणजे रजा जमतील, व्यवस्थित शिस्तबद्ध पद्धतीने गेलो तर मला अजूनही याच्यामध्ये बघायचंय. म्हणून मी पहिल्या पारीने आता सुरुवात केली आहे आणि थँक्स फॉर दिस ग्रुप की त्यांनी हा पहिल्या पायरीचा वर्कशॉप ठेवलाय आणि पहिल्या महिन्यामध्ये मला पण मी अटेंड करतोय. पण थोडं आठवतं आता जुनं, पण ते जास्त आठवत नाहीये. पण कामाच्या बाबतीत तर नेमकं आठवतं, कारण ज्याच्यावर पोट होतं तिथेच मी असं हे करत होतो. दारू पिण्यामुळे जात नव्हतो कामावर. कामावर कधीच दारू पिऊन नाही गेलोय. ही एक जमेची बाजू होती. त्यामुळे ठीक आहे. थँक्यू व्हेरी मच, मला बोलायची संधी दिली. थँक्यू. थैंक यू संजय भाऊ. दोस्तों और कोई भाई जो शेयरिंग करना चाहता है 2 से 3 मिनट प्लीज करिए. नमस्कार, मी सचिन. मराठीमध्ये केलं चालेल? हो भाऊ, चालेल चालेल, मराठी करा. हा, मी सचिन एक दारोडा. हाय सचिन भाऊ. हा, माझं स्वतःचं वर्कशॉप होतं. तर मी दारू वाढत गेली. नंतर मी कामावर पण दारू पिऊन जायला लागलो. कसं असं होलगडायला लागलो असं आणि कोणाला पण काय पण बोलायचं म्हणजे. आणि कामावर त्याचा खूप विपरीत परिणाम झाला. नंतर मी गाडी चालवत पण दारू प्यायचो. आणि सकाळी गेलो कुठेतरी काहीतरी मटेरियल आणायला 2 तासात माघारी यायला पाहिजे, तर मी दिवसभर येत नव्हतो. कधी कधी डायरेक्ट घरीच जायचो. म्हणजे कामावरती मटेरियल तर दुसऱ्या दिवशी माझ्या गाडीत तसंच राहायचं. असं करत करत 2015 साली अगदी कंपनी मला बंद करायची वेळ आली. 2 वर्ष मी कंपनी बंद करून बसलो घरी. तरी नंतर परत 2 वर्षांनी काम चालू केलं. दारू चालू झाली. परत दारू एवढी वाढत परत गेली की परत एक खंबा, परत ते कामावर लक्ष गेलं. खूप कर्ज झालं. काही कारण नसताना कर्ज काढत गेलो आणि असं कामावर खूप भयानक परिणाम झाला. म्हणजे ते दारू त्याला पुढं काही सुचत नव्हतं. म्हणजे धन्यवाद मला बोलायची संधी दिली. बोलायला खूप आहे तसं. थँक्यू. थैंक यू भाऊ. दोस्तों और कोई भाई? हॅलो, नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव प्रफुल्ल, मी दारोडा बोलतोय. हाय प्रफुल्ल भाऊ. माझी नेहमी दारूमुळे तब्येत खराब व्हायची. तर मी डॉक्टरकडे गेलो असताना मला डॉक्टरांनी सजेस्ट केलं होतं, माझे फॅमिली डॉक्टर होते, की थोडीशी उतारी घेऊन टाका, तुम्हाला बरं वाटेल. तर माझ्या डोक्यात तोच बसलं होतं की उतारी घेतल्यामुळे बरं होते. आणि मी आपल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी खूप फुल टाईट होऊन बसायचा आणि टोटली दुर्लक्ष व्हायचं माझ्या व्यवसायाकडे. बस हेच सांगायचं होतं. ओके, थँक्यू. 20 प्रश्नांमध्ये 3 प्रश्न आहेत कामावरचे. प्रश्न क्रमांक 1, कामाचा वेळ कमी होत चालला आहे का? प्रश्न क्रमांक 13, तुमची कार्यक्षमता कमी होत चालली आहे का? आणि प्रश्न क्रमांक 14, दारू पिण्यामुळे नोकरी धंद्यावर काय परिणाम झाला? या 3 प्रश्नांचं उत्तर आपण एकत्र द्यायचा प्रयत्न करतोय. की साहेबांनी दम दिला का, किंवा स्वतःचा धंदा असेल तर धंद्याची वाट कशी लागली, दारू पिण्यामुळे धंद्याची वाट कशी लागली, दारू पिण्यामुळे नोकरी कशी गेली, किंवा दारू पिण्यामुळे नोकरी जायची वेळ कशी आली. या विषयावरती ज्यांचे अनुभव असेल त्यांनी सांगितलं तर इतरांना बरं पडेल. ओव्हर. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रविकांत है, मैं एक शराबी हूँ. दोस्तों, जैसे अभी जो क्वेश्चन पूछा है कि दारू पीने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया या नौकरी पे धंधे पे कुछ असर पड़ा. दोस्तों, मैं एक कंपनी में काम करता था. 2007 में मैंने वो कंपनी ज्वाइन की थी. 2007 में उस टाइम पे मैं दारू पी रहा था.
2007 से लेके मतलब मैं स्टार्ट किया था दारू 92 में। 92 से लेके 2016 तक मैं दारू पी रहा था। मुझको नहीं मालूम था रिहैब क्या होता है, मालूम था लेकिन मैं कभी रिहैब में गया नहीं था। 2016 तक मैं रिहैब में कभी गया नहीं था दोस्तों। और ये जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो मैंने 2007 में ज्वाइन किया था। 2007 से लेकर 2016 तक मैं उसी कंपनी में था। लेकिन 2016 के बाद से जो मेरा रिहैब का चक्कर चालू हुआ, 2016 से लेकर 2019 तक दोस्तों मैं 7 बार रिहैब गया। मैं खुद नहीं गया था, मेरे घर वालों ने मुझको जबरदस्ती भेजा था, मेरा पिकअप करवाते थे। मैं आज तक कभी अपने मर्जी से कभी रिहैब में नहीं गया। सातों के सातों बार मेरा पिकअप ही हुआ था। मैं दारू पी के फुल टाइट रहता था, तभी वो लोग आते थे, 4 आदमी लोग उठा के लेके जाते थे। तो दोस्तों मैं जिस 2007 में जिस कंपनी में ज्वाइन किया था, 2016 तक तो बहुत मतलब अच्छा था मेरा। मैं जो ऑडिट का काम करता था बहुत अच्छे से काम करता था। दारू पीता था मैं, लेकिन जब काम, अगर आप काम के बारे में बात करेंगे तो मैं काम बहुत अच्छा करता था। लेकिन 2016 के बाद जब मेरे को रिहैब में डालना चालू किया तो मेरा जो एब्सेंटिज्म है, जो मेरा जो प्रोडक्शन रिपोर्ट जो वो लोग मैनेजर लोग या जो सीनियर लोग निकालते हैं, वो मेरा 0-0 आने लगा। मैं 6-6 महीना 3-3 महीना गायब हो जाता था। गायब मतलब मैं रिहैब में चले जाता था बिना कंपनी में कुछ बताए हुए। तो उसके वजह से मेरा परफॉर्मेंस रेटिंग जो है, मेरा जो रेटिंग है वो बहुत नीचे हो गया था दोस्तों। तो मेरे को दोस्तों 2018 में 2018 में मेरे को उस कंपनी से 11 साल काम करने के बाद मेरे को उस कंपनी से निकाल दिया गया था। वो लोगों ने मेरे को बुलाया और मेरे को बोला कि आपका परफॉर्मेंस रेटिंग बहुत बहुत कम है, तो इसकी वजह से आप रिजाइन करके चले जाइए, नहीं तो हमको निकालना पड़ेगा। तो उस कंपनी से मैं रिजाइन करके 2018 में निकला था। 2018 में जब मैं उस कंपनी से मतलब मैं रिजाइन करके आया था, उस दिन भी इतना दारू पिया था, इतना दारू पिया था कि बहुत बहुत दारू पिया था उस दिन भी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हाँ, किसी भाई ने हैंड रेस किया था। सुरेश भाई बोलिए। सुरेश भाई। इस सिलसिले में और भी एक सवाल है, जो 20 सवाल के अंदर, दारू पीने की वजह से तुमको कुछ तो आर्थिक अड़चन, तकलीफ, फाइनेंशियल तकलीफ कुछ हुआ क्या? 20 सवाल में ये 4 सवाल ऐसे है। पहला सवाल, कामाचा वेळ फुकट चालला आहे का? 13वा सवाल जो आहे, कार्यक्षमता कमी होत चालली का? 6वा प्रश्न आहे, आर्थिक अडचणीत सापडलात का? आणि 14वा प्रश्न आहे, नोकरी धंद्यावर परिणाम झाला. हे सगळे एकमेकांशी निगडितच आहेत. आर्थिक अडचण म्हणजे कर्ज, मारामारी, पोलीस केस, घटस्फोट, हे सगळं त्याच्यातनंच, व्याजाचे पैसे, इकडनं पैसे काढ, पीएफ मधनं काढ, हे सगळं मला दारू पिण्यामुळेच करावं लागलं. या विषयासंदर्भात येस सुरेश बोलो. हेलो हेलो बोलिए भाई बोलिए। सर, अभी नहीं मैं बोल सकता हूँ क्योंकि अभी मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो उस वक्त जरा मैं था इसलिए। आपका हैंड रेज हुआ था इसलिए आपको पूछा भाई। संभाजी भाई बोलिए। यस सर, संभाजी भाई। करेक्ट। हॅलो हॅलो बोला संभाजी भाऊ बोला. हा ऐकू येते ना? हो भाऊ येते. हा नमस्कार सर, माझं सुभाष मी झालं आहे. काय संभाजी ते भाऊ. पंचवीस रुपये याची मदत आहे, मग दर नाही. माझा नोकरीचा एक प्रसंग आहे. बँकेत नोकरी करत होतो आणि ब्रँच मॅनेजर आणि जनरल मॅनेजरने पार्टी ठरवलेली बारामध्ये, आणि त्या दिवशी गेलो आणि त्याला त्यांच्यावर एक माझा मित्र होता आणि त्या मित्राला माझी खुन्नस होती बरी, आणि दारू पित असताना ते जुने विचार माझ्या डोक्यात घोळायला लागले आणि त्याच्यावरचा राग वाढत गेला त्या मित्राबरोबर. आणि तो त्या मॅनेजरचा खास मित्र होता एकदम. आणि मी ते दारू पित असताना काहीतरी त्याला बोललो, ते मॅनेजरने मध्यस्थी केली. मग ते मॅनेजर मला समजावून सांगत होता, तू काय असेल ते नंतर बोल, पण मी ऐकण्या मनस्थितीत नव्हतो मित्रांनो. आणि त्या मित्राबरोबर वांध करता करता ते मित्र राहायला बाजूला आणि त्या मॅनेजरवरच माझं जोरदार वादावाद झाली. रात्री जवळ 2 वाजेपर्यंत त्या बारमध्ये भांडण चाललेलं. काय बोलत होतो त्या मॅनेजरला, जनरल मॅनेजरला मी, माझं मलाच भांडण होतं. शेवटी मला मित्रांनी तिथून बाळमधून घरी आणून सोडला आणि पहाटे ज्यावेळेला मला 5 वाजता जाग वगैरे आली, त्यावेळेला मनात भीती की आता मॅनेजर आपल्याला कामावरून काढून टाकणार. तर मित्रांनो, परमेश्वर कृपा होती. त्या दिवशी गेलो बँकेत
मॅनेजरची माफी मागितली. तो माझी वाटच बघत बसला होता, मला काहीतरी मेमो वगैरे मी त्या हिशोबात त्याची माफी मागितली. जनरल मॅनेजर घरी गेलो, त्याची माफी मागितली आणि त्यामुळे त्या प्रसंगातून मित्रांनो वाचलो. नाहीतर मला त्यांनी कामावरून कमी करण्याचा प्रयत्न केला असता. ती परमेश्वरी कृपा होती आणि त्या प्रसंगातून त्या दिवशी वाचून गेलो. आभारी आहे. हॅलो. थैंक यू संभाजी भाऊ, थैंक यू. दोस्तों और कोई भाई? अभय अभय फोन अभय शेअरिंग करणार का? अभय अभय नाही आहे श्रीधर भाऊ आता. अच्छा नाहीये का? ठीक आहे ठीक आहे. नाही. हा हॅलो हॅलो बोला भाऊ बोला. हॅलो. हा बोला एकच भाऊ. मिनिट फक्त घेतो. ते माफीवर मागून सगळं झालं. पण त्याचा माझा एक ऑफिसर होता मुल्ला म्हणून, आणि त्यांनी मला बोलवलं. तो आणि बसवलं. मला म्हणला संभाजीराव, एकतर तुम्ही घरी बसून दारू प्या, नंतर तुम्ही दारू सोडा. हे त्यावेळेला मला सांगितलेलं वाक्य होतं मित्रांनो. ये मध्ये यायच्या आधी ही घटना आहे. आणि ते ये मध्ये आल्यानंतर त्या गोष्टी आज आठवतात. थँक्यू. थँक यू संभाजी भाऊ. हॅलो, संजय बोलतोय परत. बोला संजय भाऊ. हा, मला थोडं आर्थिक बाबतीत बोलायचं होतं की मला ना त्या पहिल्यापासूनच म्हणजे नोकरीला लागायच्या आधीपासूनच कर्ज काढायची फार सवय होती. आणि मी दारू म्हटलं जवळजवळ फुकटच प्यायलो. ते कर्ज काढून असं शहाणपणा करायचं, ग्रँडिओसिटी हा भाग होता. त्यामुळे खूप मी पीएफ ची कर्ज, हे कर्ज विनाकारण काढली. आणि ते जे 20 प्रश्न आहेत म्हणजे त्यामध्ये ऍक्च्युली खऱ्या अर्थाने ते बघायला पाहिजे होते आधी. ते न बघितल्यामुळे आणखीनच माझं हे झालं. कारण का ते आता मी पुन्हा पहिल्या पायरीवर काय येतोय तर त्याचं कारण हेच आहे की दारू न पिता पण मी धुवा उडू शकतो. तर कामाचा वेळ माझा मात्र नव्हता कमी, कारण मी बीज ड्रिंकर होतो आणि उलट जोशात काम करायचो नंतर. पण मला तिथे काम मात्र कमी दर्जाचं दिलं जायचं, एवढं होतं. आणि मी बघत असायचो की मला लोन कुठून कसं मिळतं, सोसायटीचं लोन, याचं लोन, त्याचं लोन, पतपाडीचं लोन, आणि ते सगळे याच्यातच धुवा उडायचा त्या ह्याच्यामध्ये. आणि खूप प्रॉब्लेम झाले होते आर्थिक. आणि ते हा प्रोग्रेसिव्ह डिसीज आहे म्हणतात. तर माझं ते बंद झाल्यानंतर पण चालू राहिलं आणि ते खूप वाढत गेलं. तर काळजी घ्यायला पाहिजे म्हणून मी परत तो पराभव स्वीकारण्यासाठी परत बॅकफूटवर गेलोय आणि पुण्यापासून सुरुवात केली आहे. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. एक प्रश्नाचं कागद लिहायचं एक वेगळं आणि नव्याने पुन्हा लिहायला सुरुवात करेल. 20 प्रश्न आहेत, 20 कागद करायचे. एका कागदावर प्रत्येक कागदावर प्रश्न लिहायचा आणि त्याच्या खाली उत्तर लिहायला सुरुवात करायची. एक कागद संपला तर दुसरा जोडायचा त्याला. ओव्हर. ओके श्रीधर भाऊ. टाइम संपला ना? 10:30 वाजेपर्यंत आहे ना आपला? हो भाऊ. हा ठीक आहे. हा आपला आजचा विषय आपण पुढच्या वेळी चालू ठेवू. दारू पिण्यामुळे माझ्या कामावर काय परिणाम झाला, आर्थिक काय परिणाम झाला, कार्यक्षमता कमी झाली का, किंवा आता ह्यांनी सांगितल्याप्रमाणे खालच्या दर्जाच्या मित्रांबरोबर मी जायचो का, मला खालच्या दर्जाचं काम दिलं जायचं, त्याच्यामुळे माझे मित्र पण खरे खालच्या दर्जाचेच झालेले होते. मी माझ्या कामावरती शिपायाच्या खांद्यावरती तर मी सहजपणे हात टाकायचो. मला माझ्या कंपनीमधले लोक बोंबा मारून सांगायचे, अरे तुझा किती दोस्ती जरी असली, तुझा किती ओळखीचा असला, जातवाला असला, तरी तू मॅनेजर लेवलला आहे, तू ते शिपाईच्या गाड्यामध्ये हात टाकून अख्ख्या कंपनीवर फिरतोय, चायला तुला अक्कल नाही का? मी म्हणाला नाही वो भी तो आदमी आहे, ऐसा आहे वैसा आहे. पण तसं काय नसायचं. माझा तो दारू पिण्याचा पार्टनर असायचा, त्याच्यामुळे मी त्याच्या खांद्यावरती हात टाक. तो स्वतःहून कधीच माझ्या खांद्यावर हात नाही टाकायचा, पण मी मात्र त्याच्या खांद्यावर सगळ्यांच्या समोर हात टाकून फिरायचो. आणि मला वाटायचं मी किती भारी माणुसकी दाखवतो वगैरे. माणुसकी वगैरे काय नसायची. त्या आईला दारू प्यायला मला पार्टनर पाहिजे असं, दुसरं काही नाही. ओव्हर.